गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस का लास्ट लेक्चर होगा जो कि थ्योरी से रिलेटेड होगा। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके 24 से 25 क्वेश्चन हम लोग आसानी से उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। इसके अलावा प्लास्टिक में कुछ चीज़ें और भी हैं बट आपके सिलेबस में वो चीज़ें नहीं हैं, तो प्लीज़ उसको स्किप करिएगा क्योंकि मुझे पता है कहाँ तक क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि फालतू में चीज़ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको वो भी चीज़ बता दूंगा जो आप अक्सर जैसे क्वेश्चन पूछते रहते हो, सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं कि हम चीज़ों को कैसे डील करें। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में भी नहीं है फिर भी आप उसको डील करते रहते हो, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे आपको बता देंगे। ओके, चल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका प्लास्टिक एनालिसिस में व्हाट इज़ द प्लास्टिक हिंज क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डील करते हैं। चलो सबसे पहले यही समझ लेते हैं, प्लास्टिक चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये प्लास्टिक हिंज का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है? इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू Fy throughout its depth then it can take any further that it can not take, यहाँ पे अंडरलाइन करिएगा, that it can that it can, यहाँ पे लिखा गया है that it can not take any further loading। इसका मतलब है सब्जेक्टेड टू Fy का मतलब ये होता है कि पूरा जो डायग्राम है ना वो कुछ इस तरीके से है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज द डायग्राम। पूरी डेप्थ में जो स्ट्रेसेस हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, दिस इज द Fy स्ट्रेसेस, Fy हर एक पूरी डेप्थ में देख सकते हो, ऊपर से लगा के नीचे तक यहाँ पे जो स्ट्रेस है दिस इज द Fy है। क्या है? Fy है। ठीक है, अच्छा ये कहना चाहता है। इसके बाद अगर आप फर्दर लोडिंग करते हो तब क्या होता है? व्हेन द फर्दर लोडिंग इज इफ एनी एडिशनल लोड इज अप्लाइड। इसके बाद भी अगर आप लोड लगाते हो, मतलब पहले कुछ लोड लगाया जिसकी वजह से जो स्ट्रेस का डायग्राम था वो रेक्टेंगुलर बन गया, और उसके बाद फर्दर अगर आप लोडिंग करते हो फिर क्या होता है? द बीम इज रोटेटेड। व्हेन एडिशनल लोड इज अप्लाइड देन बीम इज रोटेटेड एट दैट सेक्शन। जहाँ पे आपका प्लास्टिक हिंज होगा वहाँ पे बीम क्या हो जाएगी? रोटेट हो जाएगी। कैसे रोटेट हो जाएगी? जैसे आपने देखा था इस तरीके से, सपोज दैट यहाँ पे एक्चुअली होता है ये लोड W लगाया तो कुछ इस तरीके से इसकी प्रोफाइल बनती है थीटा। तो ये जो रोटेशन है हुआ है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक हिंज। तो ये जो लार्ज डिफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक हिंज बोलते हैं। तो ध्यान है, डिफ्लेक्शन जब हम लोग पढ़ते थे इलास्टिक में, तो इलास्टिक में जो प्रोफाइल बनती थी वो इलास्टिक प्रोफाइल ये बनती थी ऐसे करके, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक। ठीक है, ये इलास्टिक है और ये प्लास्टिक है, तो दोनों में क्या है? डिफरेंस है। प्लास्टिक में क्या होता है, इस तरीके से आप देख सकते हो, दिस इज द परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। इलास्टिक में लोड हटाने के बाद ये अपनी पोजीशन को गेन कर सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन होता है। बीम रोटेट आफ्टर रीचिंग एमपी मूवमेंट। जब हमारा मूवमेंट एमपी तक पहुंच जाता है, प्लास्टिक कैपेसिटी तक मूवमेंट पहुंच जाता है, तो बीम देखो, ये जो बीम है ये रोटेट कर गई, तो बीम क्या कर जाती है? रोटेट कर जाती है। वी से दैट कि प्लास्टिक हिंज इज फॉर्म्ड एट दैट सेक्शन। उस सेक्शन पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई। अब देखो यहाँ पे भी एक प्लास्टिक हिंज आपकी फॉर्म हो जाएगी, दिस पॉइंट, तो इसको बोलते हैं प्लास्टिक हिंज। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं प्लास्टिक हिंज, जिसके अबाउट वो रोटेट कर जाए, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक हिंज। तो बस आपको यह समझ लेना है कि प्लास्टिक हिंज कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे जो मूवमेंट है वो प्लास्टिक जो एमपी है उसके आसपास पहुँच जाता है। फर्दर अगर कोई लोड आप लगाओगे तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, सेक्शन रोटेट कर जाता है, तो उसे बोलते हैं प्लास्टिक हिंज। बस इतना आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है प्लास्टिक हिंज मीन्स स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स रेक्टेंगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक, यहाँ पे हिंज तब बोल पाओगे, इसका मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कैसा होना चाहिए? रेक्टेंगुलर होना चाहिए। तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज टेकन एज रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगल तभी होगा जब हर एक फाइबर, उसका हर एक फाइबर Fy तक पहुंच चुका होता है, मतलब हर एक फाइबर में उसकी स्ट्रेस जो रहती है वो Fy तक रहती है।
Fy सब में Fy रहेगा, मतलब अब इस पे एडिशनल लोड लगाएंगे तो ये लोड ना ले पाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक। चलो, इन प्लास्टिक डिजाइन लोड फैक्टर इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा, वैसे तो हम डेड लोड और लाइव लोड में हम लोग जो फैक्टर्स लेते थे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो 1.5 लेते थे LSM से, लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि इन केस ऑफ प्लास्टिक डिजाइन लोड फैक्टर थोड़ा बढ़ा के रखा जाता है, तो दैट वैल्यू इज टेकन एज 1.7। तो ये ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, 4 ऑप्शन बना देगा आपके सामने, बोल देगा 1.5, 1.7, 2, 1, तो इसको याद रखिएगा, दिस इज द 1.7, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और मैं जब पढ़ा रहा था लेक्चर नंबर 4 या 5 में, जब स्टील का मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब क्लासीफाई किया था तो मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड और बताया था प्लास्टिक एनालिसिस या लोड फैक्टर मेथड भी बताया था। तो ये है लोड फैक्टर मेथड जिसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद में हम लोग आते हैं आगे की चीज़ डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है इन प्लास्टिक एनालिसिस, इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव हल्का फुल्का आपका बना सकता है, ठीक है। कम चांस है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। प्रीलिम्स में इनका जो पूछने का तरीका है वो बीटेक की चीज़ें लोग पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा मत सोचना कि जो चीज़ प्रीवियस ईयर में आएगी सारी चीज़ें वही पूछी जाएंगी। थोड़ा ये लोग 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, ES के, गेट के, कहीं से भी डाल सकते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना। इसीलिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। टू मेक स्टेटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर एज डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू DS। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, सच दैट, देखो इसको समझते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस पॉइंट को मैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल क्या है, सच दैट कि मान लेता हूं कि एक प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम है, आसानी से समझ में आएगा इसलिए ले रहा हूं, और लोड आपने लगा दिया वर्टिकल W, और ये पॉइंट है कोई B, ये पॉइंट है कोई A, ठीक। वर्टिकल लोड लगा दिया तो आपको पता है नंबर ऑफ अननोन कितने आएंगे। नंबर ऑफ अननोन की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ अननोन्स हैं, नंबर ऑफ अननोन, ये सपोर्ट रिएक्शन अननोन, जिसको मैं RE बोलता हूं रिएक्शन। एक तो यहां से वर्टिकल रिएक्शन मिल जाएगा आपको, यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है, एक तो वर्टिकल आएगा और एक मूवमेंट आएगा, एक ये मूवमेंट आएगा, एक ये वर्टिकल आएगा और एक हॉरिजॉन्टल आएगा। हालांकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है तो हॉरिजॉन्टल को आपको कंसीडर नहीं करना है। वैसे तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 यहाँ से मिलेगा, 1 यहाँ से, बिकॉज वर्टिकल लोडिंग है इसलिए हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं। या ऐसा मान लो, इसको 3 मान लो, मैं समझा देता हूँ उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। 3 यहाँ से मान लो, 1 यहाँ से, तो टोटल हो गया 4। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है 3, ठीक। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा DS का फार्मूला होता है टोटल अननोन माइनस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ये स्ट्रक्चर में मैंने अच्छे से पढ़ाया था। तो दिस इज 4 - 3, दिस इज द 1, दिस इज द 1। तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर DS की वैल्यू 1 है, टू मेक स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट, ये कितने डिग्री से इनडिटर्मिनेंट है, 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेंट है। कैसे है, तो इसलिए 1 डिग्री से ये जब इनडिटर्मिनेंट है स्ट्रक्चर एज द डिटर्मिनेंट, टू मेक द स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर एज द डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, अगर आपको इसको डिटर्मिनेंट बनाना है देन नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू DS। इसमें नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस जो होंगी वो किसके बराबर होंगी, DS के बराबर होंगी। अब DS कितना निकल के आया 1। इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक हिंज आपकी इसमें कौन कौन सी फॉर्म होगी, कुछ इस तरीके से। ये प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ फॉर्म होती है, ध्यान है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होता है वहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होती है, या तो लोड के नीचे फॉर्म होगी या तो फिक्स पॉइंट पे फॉर्म होगी। तो यहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी कहाँ पे, फिक्स पॉइंट पे, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी DS के बराबर। लेकिन एट कोलैप्स अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक हिंजें बढ़ जाएंगी। अब वो कैसे बढ़ते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये तो आपको बनाया नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस रिक्वायर्ड इतना होगा, कितनी रिक्वायरमेंट होगी 1 की, जो कि आपकी कहीं लोड के पास या कहीं यहाँ पे फॉर्म होगी, एक जगह फॉर्म होगी। लेकिन आपने लोड और बढ़ा दिया, इसको कोलैप्स पे पहुंचा दिया। कोलैप्स का मतलब है कि उसमें कई सारी प्लास्टिक हिंजें फॉर्म हो गई। अब इस स्टेटमेंट को समझना, दोनों में डिफरेंस है, एग्जाम में अगर समझ जाओगे तो आंसर निकाल के चले आओगे। टू फॉर्म अ मैकेनिज्म
मैकेनिज्म का मतलब होता है बहुत सारी प्लास्टिक हिंज का फॉर्म होना। टू फॉर्म अ मैकेनिज्म दैट इज टू टेक मेक द स्ट्रक्चर अनस्टेबल इन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अगर कोई स्ट्रक्चर आपका स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है तो उसको, अगर वो अनस्टेबल कंडीशन में है, टू मेक द स्ट्रक्चर अनस्टेबल, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड, इस कंडीशन में ds+1 होगा। इस एग्जाम्पल को अगर समझे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी देखना, यहाँ पे नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कैसे आएंगे, एट कोलैप्स की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज द ds+1। ds की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पे, बोलो 1 है, तो 1 प्लस कितना हो गया 2, ठीक है। ये अब देखो जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है वहां पे प्लास्टिक हिंज नहीं फॉर्म होती। ये हिंज सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है, कोई भी प्लास्टिक हिंज नहीं फॉर्म होगी। इस लोड के नीचे एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी और एक यहाँ पे फॉर्म होगी, तो 2 प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी। तो ध्यान है, अगर वो पूछा है कि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म एट कोलैप्स फॉर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर नथिंग बट इक्वल टू ds+1, तो ध्यान है कि ये एट कोलैप्स पूछा है कि यहाँ पे इस तरीके से पूछा। दोनों स्टेटमेंट डिफरेंस है और अक्सर लोग गलती करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया क्या हो सकता है। जब कोलैप्स नहीं हुआ था तब प्लास्टिक हिंज की रिक्वायरमेंट कितनी थी, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड, तो वो थी आपकी ds के बराबर। लेकिन एट कोलैप्स अगर जाओगे तो वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि कोलैप्स पे स्ट्रक्चर आपका अनस्टेबल हो जाता है, मतलब अपनी परमानेंट पोजिशन में फर्दर, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन में वो रोटेट होकर फर्दर अपनी पोजीशन में नहीं आ पाता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोड लग गया तो इसकी डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल जो ये बनी है वो वही की बनी रह जाएगी, ये अपनी पोजीशन में फर्दर यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन इन केस ऑफ इलास्टिक लोड लगा है तब यहाँ पे डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन जैसे लोड हटा लोगे या इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो प्लास्टिक में होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं, कोलैप्स कंडीशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार SSCJ में आने के चांस हैं इसके, ठीक है। चलो, उसके बाद आते हैं इन प्लास्टिक एनालिसिस। कुछ बातें हैं जिनको समझना जरूरी है। इन प्लास्टिक एनालिसिस फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको जानना जरूरी है, सोम में भी पढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हैं, उनको देख लेते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट टू कोलैप्स, व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट टू कोलैप्स इट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम। मतलब स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स की कंडीशन में, मतलब कि प्लास्टिक हिंजे फॉर्म हो गई हैं बहुत सारी, यहाँ फॉर्म हो गया है, यहाँ पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गई है। अब प्लास्टिक हिंज क्या होता है, सारी कहानी मैंने बता दिया ऊपर पूरा प्लास्टिक हिंज के बारे में। अगर प्लास्टिक हिंज कई सारी फॉर्म होती है तो उसे बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन या कोलैप्स कंडीशन, या उसको अनस्टेबल भी बोलते हैं। एग्जाम में सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी। तो उस कोलैप्स और अनस्टेबल कंडीशन के केस में जिस समय स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स हुआ उस समय भी इक्विलिब्रियम कंडीशन वैलिड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो होती है सिग्मा fx = 0, सिग्मा fy = 0 एंड सिग्मा mz = 0, ये तीनों कंडीशन जो रहती हैं ये वैलिड होती हैं एट कोलैप्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कोलैप्स हो और चाहे आपका यील्डिंग हो, सबके केस में ये वैलिड होती हैं। तो ये कॉमन है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म कंडीशन। क्या होती है मैकेनिज्म? मैंने बताया मैकेनिज्म कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारी प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन इसको बोलते हैं, दूसरा नाम होता है इसका, मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल कंडीशन व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट टू कोलैप्स, sufficient number of plastic hinges मस्ट बी डेवलप। मतलब बहुत सफिशिएंट है, उसमें क्या सफिशिएंट का मतलब है 2-4 तो डेवलप हो जाती है अगर स्ट्रक्चर जैसा भी हो। डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, डिटरमिनेंट कितने डिग्री से वो डिटरमिनेंट है, इनडिटरमिनेंट है। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी जितनी बढ़ती जाएगी प्लास्टिक हिंजेस क्या होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। सो अ पार्ट और इंटायर, ध्यान दीजिएगा, या तो पार्ट हो सकता है या तो इंटायर हो सकता है। अब ये पार्ट इंटायर क्या होता है मैं बताऊंगा। मान लिया कंटिन्यूअस बीम है, उस कंटिन्यूअस बीम में मान लेते हैं कि बहुत लंबी स्पैन है, तो हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट ही उसका कोलैप्स हो जाए या पूरी बीम की बीम उसमें क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए। तो ये कहना चाहता है अ पार्ट और इंटायर स्ट्रक्चर मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैकेनिज्म लीडिंग टू कोलैप्स। मैकेनिज्म का मतलब मैंने बता दिया, बहुत सारी प्लास्टिक हिंज का डेवलप होना जिससे वो कोलैप्स पे क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। कोलैप्स का मतलब कुछ भी नहीं होता, सडन स्ट्रक्चर का गिरना होता है, दैट इज कॉल्ड कोलैप्स। आगे आते हैं
यील्ड कंडीशन क्या होता है, इसको भी एक कंडीशन होती है जो कि इक्विलिब्रियम और मैकेनिज्म के बीच की एक कंडीशन होती है, यील्ड कंडीशन होती है। व्हेन द स्ट्रक्चर इज अबाउट टू कोलैप्स, अबाउट टू कोलैप्स मतलब जस्ट कोलैप्स पे है, उसके पहले की कहानी बात कर रहे हैं, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन शुड नॉट एक्सीड द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, द क्रॉस सेक्शन अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन आर इक्वल टू एमपी। मतलब अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट जो है एमपी से अभी कम है या उसके इक्वल है, एमपी से ज़्यादा नहीं होगा। अगर एमपी से ज़्यादा होगा तो मैकेनिज्म कंडीशन फॉर्म हो जाएगी, एमपी से कम होगा तो यील्ड कंडीशन में रहोगे, तो दिस इज कॉल्ड यील्ड कंडीशन। अब तीनों कंडीशन को मिला करके कुछ थ्योरम्स बनाई गई हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इस पे आईएएस और गेट ने क्वेश्चन पूछ रखे। इसके बाद हम क्लास के बाद आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन वो लेक्चर आपका अलग रहेगा, 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक थ्योरम और अपर बाउंड थ्योरम। इसको बोलते हैं अपर बाउंड थ्योरम या इसको बोलते हैं काइनेमेटिक बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इट सेटिस्फाइड द इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन। मैंने क्या बताया था, काइनेमेटिक का मतलब यहाँ पे है अपर बाउंड थ्योरम, इसको हम लोग तरीके से कोलैप्स मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इस केस में आपकी इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन बोथ विल बी सेटिस्फाइड। अब मैंने आपको एक बात यही बताई थी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है वो चाहे कोलैप्स हो या कोई भी कंडीशन हो, हर जगह सेटिस्फाई होती है, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको कॉमन मिलेगा दोनों में अभी। एंड मैकेनिज्म कंडीशन अपर बाउंड बोल है, मतलब अप्लाइड लोड जो है वो ट्रू कोलैप्स लोड से ज़्यादा हो जाए। पीयू यहाँ पे है ट्रू कोलैप्स लोड, मैंने उसको नीचे मेंशन कर दिया है, ये है ट्रू कोलैप्स लोड। ये ट्रू कोलैप्स लोड क्या होता है? एक्चुअली इसमें बीम में मैकेनिज्म फॉर्म होती है, उस पर हम लोग लोड निकालते हैं, उनमें से जो मिनिमम लोड आता है उसे बोलते हैं ट्रू कोलैप्स लोड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रू कोलैप्स लोड। वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, बस थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अभी 15 सालों में एक बार भी नहीं पूछे गए और आपको पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अप्लाइड लोड जब ग्रेटर हो जाए किससे? ट्रू कोलैप्स लोड से, उसको बोलते हैं अपर बाउंड थ्योरम। या बोल सकते हो कि अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट जो है ज़्यादा हो जाए किससे? प्लास्टिक। और जाहिर सी बात याद करना आसान है, अपर का मतलब होता है हाइयर, और हाइयर का मतलब है कि अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाए? प्लास्टिक से रजिस्टिंग से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो इसे बोलते हैं अपर। तो ध्यान है कि इसमें इक्विलिब्रियम तो रहती है, इक्विलिब्रियम दोनों में रहना है, बस मैकेनिज्म को ध्यान रखना है। तो ज़्यादा लोड तो मैकेनिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है स्टैटिक और लोअर बाउंड थ्योरम। इसको बोलते हैं स्टैटिक और लोअर बाउंड थ्योरम। इट सेटिस्फाइड इक्विलिब्रियम एंड यील्ड कंडीशन। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेटिस्फाई कर रहा है ये आपको इक्विलिब्रियम के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम यहाँ पे भी है, यहाँ यील्ड है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, बट यहाँ पे क्या है? मैकेनिज्म है। तो दोनों में डिफरेंस है क्या? इक्विलिब्रियम के साथ में यहाँ यील्ड है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम के साथ में मैकेनिज्म है। तो इक्विलिब्रियम के साथ पे यहाँ पे यील्ड कंडीशन होती है। बिकॉज यील्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब लोड जो है ट्रू कोलैप्स लोड से क्या है? कम है। अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट से कम होगा, इसका मतलब यील्ड पे ही होगा, जाहिर सी बात है। मैंने कल समझाया था, एक डायग्राम के माध्यम से बताया भी था, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रेट लाइन था, कुछ ऐसे बन के गया था, यहाँ पे ये MY आया था, ये M था, सॉरी MP था, और यहाँ पे आपका था क्या? M। तो आप देख सकते हो कि जो MY है या M है वो MP से कम होगा तो लोअर बाउंड आपकी काम करेगी, तो इसका दूसरा नाम होता है लोअर बाउंड थ्योरम। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना मैंने अभी लिखा दिया, इसमें आईएएस ने 5-6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले प्लीज़ इसको आप कॉपी कर लें, उसके बाद हम चीज़ों को आगे डील करते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको यहाँ पे डील करना है। तो पहले आप एक काम करिए, इसको कॉपी कर लें, उसके बाद हम चीज़ों को आगे डील करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज डील करना है। चलो, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के बारे में डील करते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा, आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाएंगे। ध्यान रहे, ये सब पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा मेंस में दिक्कत नहीं करते, क्योंकि उसका ज़्यादा यूज ही नहीं है। डिप्लोमा लेवल पे जो SSC JEE का मेंस का एग्ज़ाम होता है वो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं यूज होती हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे। सिर्फ सीधे आपको वहाँ पे सेफ फैक्टर के बारे में पूछता है, बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेलेक्टेड पढ़ो, आपको सिलेक्शन लेना है, फालतू में ज़्यादा चीज़ें पढ़ के कभी याद नहीं रहता है, क्योंकि कम पढ़ के अगर सिलेक्शन हो रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नहीं कि फालतू में हम पढ़ते जा रहे हैं और हमारा एग्ज़ाम के समय हम उसको कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरी ये होता है कि चीज़ें कम हो, बार बार रिवीजन हो, और एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के पहले 2-4 दिन पहले आपका फुल्ली रिवीजन हो जाना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
ये नहीं कि आप रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हो, पढ़ तो आपने बहुत अच्छा लिया, सर ने भी अच्छा पढ़ा दिया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन रिवीजन मस्ट है। तो ये तो आज स्टील का लास्ट लेक्चर है, लास्ट में आपको सब बताऊंगा सारी कहानी कि क्या करना है, कैसे स्टील को पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स क्या करना है, सब बता दूंगा। बस थोड़ा सा लेक्चर कंप्लीट हो जाए फिर हम डील करते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका डिस्कशन का है नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड विथ अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कि प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ फार्म हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा डील कर लेते हैं। ये पता होना चाहिए कि प्लास्टिक हिंज कहाँ कहाँ फार्म होती है। कल को कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकाल के चले आओगे, तो उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देंगे कि कहाँ कहाँ फार्म होती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। चल आगे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये हो जाता है, दैट इज रिलेटेड विथ चल लोकेशन वेयर प्लास्टिक हिंज फॉर्म। लोकेशन वेयर प्लास्टिक hinge is formed। लोकेशन बताओ जहां पे प्लास्टिक हिंज क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है। चलो भाई, क्या इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। पहला है एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, सच दैट, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बीम है सिंपली सपोर्टेड, ठीक, इस पे लोड लगा दिया, सेंटर में एक डब्ल्यू, तो इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एल स्पैन है सच दैट कि दिस इज द एल स्पैन, तो इसकी हाइट निकल के आएगी WL/4। ओके, चल WL/4, क्लियर। चल इसका मतलब प्लास्टिक हिंज जो फार्म होगी, इसकी प्रोफाइल में ड्रा कर रहा हूँ, ये है प्रोफाइल, जो लोड आपने लगाया था ये है इसकी प्रोफाइल प्लास्टिक हिंज की। तो इसका मतलब है कि प्लास्टिक हिंज कहाँ पे फार्म होगी, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक हिंज। तो ये समझ लीजिएगा, सारे पॉइंट मैं मेंशन करूंगा, सारे को एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझा दूंगा। ध्यान है कि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, हिंज पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है वहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होती। दूसरा पॉइंट कह रहा है, ठीक है, एट फिक्स सपोर्ट, एट फिक्स्ड सपोर्ट, एट फिक्स सपोर्ट, ठीक है, एट फिक्स सपोर्ट आर एट रिजिड जॉइंट। इसका मतलब यह हो गया कि सच दैट, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये तो पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल ये है। मान लेते हैं अभी आपको बता रहे थे कि कैसे चीज़ें फॉर्म होती है। कैंटिलीवर है, ठीक, प्रोप्ड कैंटिलीवर, एक लोड आपने लगा दिया डब्ल्यू, ठीक, तो इसका जो है जो फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। तो प्लास्टिक हिंज यहाँ आपको मिल जाएगी एट कोलैप्स, और यहाँ मिल जाएगी बिकॉज यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका लोड लगा है। जैसे मैंने पहले केस में आपको समझाया कि जहाँ पे लोड मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, वहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है, ठीक।
दूसरी बात मैंने बताया, जहाँ पे फिक्स जॉइंट होता है वहाँ पे भी क्या होता है, आपकी प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है। तो इस केस में आपको एमपी यहाँ पे कंसीडर करना है और एक एमपी आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, चलो उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, जैसे तो इससे एक चीज़ पता चल गई, यहाँ पे थीटा बनेगा, यहाँ पे भी आपका थीटा बनेगा, एक थीटा ये बनेगा, एक थीटा ये बनेगा। हालांकि आपके सिलेबस में कोलैप्स लोड नहीं है, देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो कोलैप्स लोड के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला लिखवा दूंगा जिससे आपको यहाँ पे याद करने में आसानी रहे। ठीक है, चलो इसका मतलब हो गया फिक्स पे फॉर्म होगा और आपका हिंज जो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहाँ पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिजिड जॉइंट, जानते हो आप, पढ़ चुके हो। रिजिड जॉइंट वो जॉइंट होता है जहाँ पे अपना एंगल वो मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है अंडर पॉइंट लोड इन सपोर्ट स्पैन, अंडर पॉइंट लोड, अंडर पॉइंट लोड इन सपोर्टेड स्पैन, इन सपोर्टेड स्पैन। इस बात को समझने के लिए तीसरा एग्जांपल लेता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये एक कंटिन्यूअस बीम है कुछ इस तरीके से, ये लोड लगा दिया W। ठीक, चलो मान लेते हैं ये तो फिक्स सपोर्ट है, इसका मतलब यहाँ पे तो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक लोड मैंने लगाया ये W, यहाँ पे भी प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी। ध्यान नहीं उसने क्या स्टेटमेंट बोला, समझिएगा अच्छे से। अंडर पॉइंट लोड इन सपोर्टेड स्पैन, सपोर्टेड स्पैन के बीच में ही फॉर्म होगा, मतलब ये और ये के बीच में एक सपोर्ट है, इसका मतलब यहाँ पे प्लास्टिक हिंज इसकी क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी, इस पॉइंट पे फॉर्म होगी और यहाँ पे। यहाँ क्यों नहीं फॉर्म होगी, बिकॉज एट फ्री सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट विल बी 0। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगी, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज होगी, यहाँ पे प्लास्टिक हिंज होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज द नो प्लास्टिक हिंज, नो प्लास्टिक हिंज, बिकॉज नो प्लास्टिक हिंज, बिकॉज मैं लिख देता हूँ बिकॉज बेंडिंग मोमेंट विल बी 0। ठीक है, लेकिन वही चीज़ बीच में आ गई, सपोर्ट के बीच में आ गई तो उसमें फॉर्म होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, चौथा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। चौथा पॉइंट कह रहा है व्हेन द क्रॉस सेक्शन चेंजेस, व्हेन द क्रॉस सेक्शन चेंजेस, व्हेन द क्रॉस सेक्शन चेंजेस। पांचवा पॉइंट है, अब इसको समझाता हूँ। व्हेन द क्रॉस सेक्शन, व्हेन द मटेरियल चेंजेस, व्हेन द मटेरियल, इतने पॉइंट मटेरियल चेंजेस। एग्जाम में कोई सा पूछ लेगा तो आपको याद रखना है। तो चौथा एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। चौथा एग्जाम्पल में क्या है, क्रॉस सेक्शन चेंजेस। इसका मतलब ये कोई बीम मान लेते हैं फिक्स है, देखो यहाँ पे कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और है इसका, और उसके बाद कम पड़ गया। मान लेते हैं ये फिक्स बीम है, तो देख सकते हो, मान लेते हैं इसका कैपेसिटी मोमेंट की 2 MP है और इसका मान लेते हैं MP है। तो आप देख सकते हो कि इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। इसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शन अगर चेंज होगा तो प्लास्टिक हिंज यहाँ पे फॉर्म होगी, तो यहाँ पे प्लास्टिक हिंज क्या होगी, फॉर्म होगी, यहाँ पे फॉर्म होगी। और कहाँ फॉर्म होगी, जहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे फॉर्म होगी जहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। तो जहाँ जहाँ फिक्स सपोर्ट रहेगा वहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म होती है। तो ये प्लास्टिक हिंज यहाँ पे आ जाएगी, प्लास्टिक हिंज, यहाँ पे भी प्लास्टिक हिंज आपको मिल जाएगी, प्लास्टिक हिंज। बाकी आप लोड वगैरह अगर कहीं पे लगाओगे तो वहाँ पे मान लिया लोड आपने यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे भी फॉर्म होगी। तो सारी कंडीशन आपको मैंने निकाल के बता दी। लास्ट केस बचता है पाँचवा केस का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। मटेरियल चेंजेस का मतलब है सपोज दैट कि 2 मटेरियल आपने लगा दिया, ये बीम है, ये बीम है, एक में स्टील है और एक में एल्युमिनियम है। तो इसके इंटरफेस पे भी आपका जो है प्लास्टिक हिंज क्या हो जाएगा, फॉर्म होता है। इतने पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कुछ भी नहीं इसमें, रिमेंबर करना होता है। बाकी मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी कहाँ पे फॉर्म होता है, कहाँ पे, जहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 होगा वहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी फिक्स सपोर्ट पे होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 नहीं होता है। दूसरी बात, पॉइंट लोड जहाँ पे काम करेगा वहाँ पे होगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस टाइप के सपोर्ट के बीच में तो फॉर्म होगा, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे होता है जहाँ पे फ्री एंड है वहाँ पे प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होती है। चल, ये तो कहानी हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड विथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे SSC JEE ने आपके 2017 में चीज़ों को पूछ रखा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा ये है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन प्लास्टिक हिंज लेंथ। प्लास्टिक हिंज
लेंथ, इसके डेरिवेशन करेंगे, इसकी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्लास्टिक हिंज लेंथ, इसके बारे में एसएससी जेईई ने 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे 2017 में, तो इसको डील कर लेते हैं। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आईईएस में पहले आए थे और वही क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया, उठाया आईईएस से पेपर का और इसको रिपीट कर दिया एसएससी जेईई में, तो इसको आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब ये प्लास्टिक हिंज लेंथ होती क्या है, इसको समझते हैं। इसको डिफिनीशन फॉर्म में पहले लिखते हैं, फिर मैं इसको डेराइव करके भी आपको बता दूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ। इट इज़ द जोन ऑफ यील्डिंग, इट इज़ द जोन ऑफ यील्डिंग, इट इज़ द जोन ऑफ यील्डिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ द जोन ऑफ यील्डिंग। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम दिया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड इलास्टिक प्लास्टिक जोन, इलास्टिक प्लास्टिक जोन ऑफ यील्डिंग। इस बात को समझने के लिए एक डायग्राम बनाऊंगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलास्टिक प्लास्टिक, जो इलास्टिक और प्लास्टिक के बीच का रीजन होगा उसको बीच में लाई करेगा, इलास्टिक प्लास्टिक रीजन, ठीक है। चल आगे बात करते हैं। इट इज़ द लेंथ, थर्ड पॉइंट है, इट इज़ द लेंथ, ये लेंथ होती है, इट इज़ द लेंथ ऑफ बीम between location of yield moment and plastic moment, that is called MP। तो MY और MP के बीच का जो एरिया आएगा उसके बीच की जो लेंथ होगी, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक हिंज लेंथ। सिंपल है, अभी देखेंगे, एक एक करके डिराइव करेंगे इन चीज़ों को समझने के लिए। अगला पॉइंट हमारा ये है, अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं डायग्राम के फॉर्म में समझा रहा हूँ। सपोज दैट कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर बीम है, सच दैट कि दिस इज द रेक्टेंगुलर बीम, ये रेक्टेंगुलर बीम है। स्ट्रेस का डायग्राम मैं बनाता हूँ, ये है रेक्टेंगल, यील्डिंग में है आपका डायग्राम, दिस इज द डायग्राम इन यील्डिंग, दिस इज डायग्राम इन यील्डिंग, ठीक है। दिस इज द FY, दिस इज द FY, ठीक है। उसके बाद में फर्दर लोड आपने बढ़ाया तो कुछ डायग्राम इसका कवर होता जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आपका डायग्राम, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, ठीक है, कुछ सिमिलर बनना चाहिए। ये है आपका डायग्राम, इसमें कुछ रीजन इलास्टिक का भी है, कुछ रीजन प्लास्टिक का भी है। तो ये टॉप मोस्ट फाइबर में FY और ये नीचे टेंशन, दिस इज द टेंशन, दिस इज आल्सो FY। तो ये जो रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ से लेके जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक और दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक। और एट कोलैप्स कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये है आपका कोलैप्स कंडीशन में डायग्राम, ये है आपका कोलैप्स कंडीशन में डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगुलर में चीज़ें बन जाती हैं। तो दिस इज द FY, दिस इज द FY, क्लियर। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाता है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका जो डायग्राम रहेगा, दिस इज MY यहाँ कंसिडर करोगे और यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, MP, बिकॉज अब ये प्लास्टिक में पहुँच चुका पूरी तरीके से। जो सेक्शन है ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट कोलैप्स, एट कोलैप्स बोल दो, प्लास्टिक बोल दो, अनस्टेबल बोल दो, सारी बातें क्या है, सेम। अब इस बात को समझने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट में मेंशन करता हूँ कि ये जो लेंथ है फॉर अ गिवन लेंथ के लिए किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके बारे में मेंशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं फॉर अ गिवन लेंथ। इस चीज़ को मैं यहाँ पे अगर मेंशन कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो ये नोट पॉइंट करके मैं मेंशन कर रहा हूँ, फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ बीम, ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो इसलिए डील कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ बीम, द फैक्टर अफेक्टिंग प्लास्टिक हिंज
हिंज आर आर पहला टाइप ऑफ लोडिंग, दूसरा शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, आर बाउंड्री कंडीशन, आर शेप फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। आर अभी डिराइव करके बता देंगे कि कैसे शेप फैक्टर पे डिपेंड करता है, जब तक डेरिवेशन नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। या तो उसको बोल दो शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब वो रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, उसके बाद में टाइप ऑफ लोडिंग का मतलब है पॉइंट लोड है या यूडीएल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टाइप ऑफ लोडिंग, यहाँ पे सारी बातों को मैं बता रहा हूँ। टाइप ऑफ लोडिंग का मतलब यहाँ पे पॉइंट लोड है और यूडीएल है, इस पे डिपेंड कर जाएगा। अभी डेरिवेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लास्टिक लेंथ में क्या चीज़ें निकल के आती हैं। ये तो समझ में आ गया। शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल है और सर्कुलर है, उसके अलावा सर्कुलर और ट्रायंगुलर है, सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये उसके बाद दिया है क्या बाउंड्री कंडीशन को मैं समझा देता हूँ। मैं एक लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन के बारे में, ये बात आपको भी समझ में आ जाएगी बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है। बाउंड्री कंडीशन का मतलब यहाँ पे है कि फिक्स सपोर्ट है, फिक्स्ड बीम है, कि दूसरी बात है सिंपली सपोर्टेड बीम है, थर्ड पॉइंट है कि कैंटिलीवर बीम है। तो इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर जाता है। तो ध्यान है, एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ईएस में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि बताओ फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ बीम किन किन चीज़ों पे प्लास्टिक हिंज लेंथ डिपेंड करती है। तो किस पे डिपेंड कर गई, वो डिपेंड करेगी टाइप ऑफ लोडिंग पे, यूडीएल है कि उसका पॉइंट लोड है, उस पर डिपेंड कर गई। सपोर्ट कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो फिक्स सपोर्ट है कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद में ये डिपेंड करेगा शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, दैट इज ये रेक्टेंगुलर है कि आपका ट्रेपोजाइडल है या ट्रायंगुलर है या और भी सेक्शंस हो सकते हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। या इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें, शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन का दूसरा मतलब होता है शेप फैक्टर, तो ये शेप फैक्टर पे डिपेंड होता है। अब ये सब कहानी समझने के लिए आपको एक एक डेरिवेशन करना पड़ेगा। अब उस डेरिवेशन से हम आपको समझा सकते हैं कि कैसे शेप फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कैसे वो लोडिंग पे डिपेंड कर रहा है। उस बात को समझने के लिए सबसे पहले केस उठाते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है विथ पॉइंट लोड टू डिटरमिन द प्लास्टिक लेंथ, तो इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। पहले प्लीज़ आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे चीज़ों के बारे में डील करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़े। आगे हम लोग डील करने वाले हैं, अलग अलग बीम के लिए डील करेंगे और एक एक करके वहाँ पे देखते जाएंगे कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे वहाँ पे इसको डील किया जाए। चलो आगे बढ़े, चलो एक एक करके डील करते हैं। अब डेरिवेशन है, मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं है ज़्यादा, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके बारे में डील करते हैं कि क्या है चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, 3-4 प्रकार की बीम बना सकते, जितना केस मैंने बताया सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, सबके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन अपना यही होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ, प्लास्टिक लेंथ। चलो आगे बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में पता 2017 में इसने पूछ रखा है, तो कम से कम आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है चलो आगे बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट चलो डिस्कस करते हैं सारी चीज़ों के बारे में। पहला केस आता है अपना, पहला केस है आपका, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। फर्स्ट केस, केस 1, simply supported beam, सिंपली सपोर्टेड बीम, ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्या बोला है उसको अच्छे से पढ़ लेना। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड एट सेंटर, विथ पॉइंट लोड एट सेंटर, ये बताएगा आपको एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा सेंटर पे बताया है। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, इस तरीके से इस पे एक सेंटर पे एक लोड लगा दिया सच दैट W लोड लगा दिया, स्पैन L/2 इधर है, L/2 इधर है। ओके, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो आप जानते हो कैसे बनेगा, तो उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये है हाइट, ये है हाइट, ये है। चलो इस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ों को बना दिया। ये सबसे मिड पॉइंट होगा और यहाँ पे मोमेंट की इंटेंसिटी कितनी आएगी, WL/4। ये बात तो आपको समझ में आती है। चलो सबसे ज़्यादा मोमेंट जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका होगा MP, हाईएस्ट मोमेंट होगा, वहाँ पे हम बोलेंगे क्या, MP बोलेंगे, दिस इज हाईएस्ट मोमेंट। और मैं समझा दूँ आपको कंडीशन क्या हुई है, उसके बाद में इधर की जो रीजन है ये इलास्टिक रीजन कहलाएगा। ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड रीजन, ये रीजन है जो कि आपका लाई कर रहा है किसके किसके बीच में, देखो ये MP है, ये MY है, यहाँ पे भी क्या होगा, MY होगा। ठीक, मुझे ये लेंथ चाहिए किसी भी प्रकार से कि कैसे हमारा सेप फैक्टर यहाँ से निकल के आएगा, कैसे प्लास्टिक हिंज लेंथ के निकल के आएगी। तो मेरा जो सैडेड पोर्शन है ये वो लेंथ है जो कि आपकी दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक हिंज लेंथ, बिकॉज ये लाई कर रहा है किसके किसके बीच में, देख लो MP और MY के बीच का क्षेत्र हो जाएगा, दिस इज द क्षेत्र। लेकिन इधर भी जो रीजन है जो हम इधर कंसीडर कर रहे हैं, देखो MP और MY के बीच का क्षेत्र इधर भी रहेगा, बीम सिमेट्रिकल है तो इधर भी रहेगा, तो दोनों साइड का कंसीडर करना पड़ेगा आपको। चल टोटल स्पैन तो आपको पता सच दैट कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो स्पैन है इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ सच दैट दिस इज x, इसको मैं x मानता हूँ समझने के लिए, और इसको भी सिमेट्री है तो इसको भी x मान लेता हूँ। क्लियर? अब ये कैसे हुआ इस चीज़ को थोड़ा और समझा देता हूँ डीप में जा करके। यहाँ पे जैसे जैसे आप मूवमेंट बढ़ाते गए तो पहले यहाँ की कंडीशन में डायग्राम बना देता हूँ, नीचे डायग्राम बना रहा हूँ। पहले यहाँ पे जो डायग्राम था पहले कुछ देर पहले यील्डिंग पे डायग्राम कुछ ऐसा था, देखना ये एक डायग्राम बनेगा यील्डिंग पे, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे, फिर लोडिंग बढ़ाएंगे, लोडिंग बढ़ाने के बाद डायग्राम हमारा कैसा होता जाएगा, कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा, आधा इलास्टिक होगा आधा प्लास्टिक होगा, कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, और फिर लोड आप बढ़ाओगे, Fy यहाँ पे भी रहेगा, Fy रहेगा, Fy। ठीक, यहाँ पे जो अभी कंडीशन चल रही है वो My लोगे, मतलब हम यहाँ पे अभी पहुँचे, फर्दर लोडिंग बढ़ाया कहीं बीच में पहुँच गए और लोड बढ़ाया। अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो रेक्टेंगल स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम क्या है, रेक्टेंगल, दिस डायग्राम इज रेक्टेंगल। ठीक है, दिस डायग्राम इज रेक्टेंगुलर। क्लियर? चलो, तो ये जो डायग्राम बनेगा वो एकदम MP है, दिस इज MP, यहाँ पे MP में पहुँच गया, और MY, इसके बीच में एक डायग्राम बनेगा जो कोई इस क्षेत्र में बनेगा। ओके, अब मुझे निकालना है यहाँ पे क्या, मुझे चाहिए लेंथ ये किसी प्रकार से ये लेंथ किसके बराबर होगी, टोटल लेंथ L है तो बची हुई लेंथ क्या होगी, L - 2x के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, L - 2x के बराबर हो जाएगी। चल अब इसको डिराइव करते हैं एक एक करके, टफ नहीं है बहुत आसान है, करते हैं। इसमें सबसे अच्छा है देखो
ये एम पी वैल्यू है वर्टिकल डिस्टेंस, एम वाई भी वर्टिकल है बिकॉज बेंडिंग मोमेंट में जो है वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे आएगी बेंडिंग मोमेंट, हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, लेंथ में आएगा। तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, या सिमिलर ट्रायंगल लगा दो, या एक और तरीका है, ये थीटा है जो ना, ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, सेम। अब मैं समरूप त्रिभुज को लगाऊंगा यहाँ पे, ये हाइट अपान में दिस हाइट कंसीडर करेंगे, ये l/2 रहेगी। कितनी है ये वैल्यू, मैं यहाँ पे थोड़ा fy को रफ कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे कुछ लिख सकूँ। दिस इज द l/2, दिस इज द l/2। तो चलो अप्लाई कर देते हैं सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट। तो हम क्या लिखेंगे, MP डिवाइड बाय l/2, tan थीटा लगा दे रहे हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर हाइट कितनी MP है, बेस कितना है, l/2 है। चलो फिर tan थीटा दोनों में इक्वल है, मैं tan थीटा इक्वल कर रहा हूँ, tan थीटा इक्वल, ये थीटा तो दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे बड़े ट्रायंगल में लगाओ चाहे छोटे वाले ट्रायंगल में लगाओ। छोटा ट्रायंगल ये वाला है, ये छोटा ट्रायंगल है। छोटे ट्रायंगल में क्या आएगा, MP हो गया, लेकिन अब My आएगा, My बचा कितना, x, तो इसको आप लिख लीजिए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। देखो x इजकल टू, इसको लिखेंगे x इजकल टू, दिस इज द l/2 My डिवाइड बाई MP। क्लियर। चलो अब आप बताओ, यहाँ पे आपने एक शेप फैक्टर पढ़ा था, शेप फैक्टर क्या पढ़ा था, MP डिवाइड बाई My, प्लास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी टू द इलास्टिक मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। चलो यहाँ पे पुट करते हैं, ये आ जाएगा l/2, ये आ जाएगा 1 शेप फैक्टर, बिकॉज अगर ये MP/My होता तो हम लोग शेप फैक्टर लिखते, लेकिन यहाँ पे देखो My/MP लिखोगे तो ये My/MP को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज द 1 शेप फैक्टर। इसको क्या लिख सकते हो, 1 शेप फैक्टर। तो ये x की वैल्यू आपकी आ गई दिस वैल्यू। क्लियर। चलो अब आप बताओ, मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए प्लास्टिक लेंथ, उसको मैं एक टर्म है इसको डिनोट करता हूँ LP से, LP से, ये इसको स्मॉल LP कर देते हैं बिकॉज स्मॉल l कंसीडर करके चल रहे हैं। तो LP है प्लास्टिक हिंज लेंथ, तो ये कितना आएगा, ये रीजन है l-2x के बराबर है। किसके बराबर है, l-2x। देख सकते हो x इधर से सब्ट्रैक्ट करूंगा, x इधर से सब्ट्रैक्ट करूंगा, टोटल l है तो बचेगा कितना, l-2x। यहाँ पे पुट करिए l-2x की वैल्यू आपने निकाल रखी है क्या, l/2 1 शेप फैक्टर, 2 से 2 कैंसिल, l कॉमन ले लीजिए, 1 शेप फैक्टर। क्लियर। तो इसका फार्मूला ड्राइव हो गया क्या, LP इजकल टू L, तो इसका LP इजकल टू L 1 शेप फैक्टर। ये आपको रिमेंबर कर लेना है, नहीं याद रखते हो तो डेरिवेशन पता होना चाहिए। मान ले कल को एग्जाम में भूल गए तो सिंपली सिमिलर ट्रायंगल लगाइए, बेंडिंग मोमेंट सोम का पता ही रहता है, आसानी से चीज़ों को डेराइव कर सकते हो। तो अगर भूल जाओ तब तो ये है, तो इसको आपको रिमेंबर करना है। मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिया था, उसमें भी आपको लिख दिया था मैंने, इसको याद करना है आपको। ठीक है, याद करना आसान है। इसका मतलब ये हुआ कि शेप फैक्टर की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो ये ऑल ओवर जो टर्म हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, ऑल ओवर टर्म क्या हो जाएगा, कम। तो LP पे इसका फर्क पड़ेगा क्या, देखो अगर शेप फैक्टर बढ़ाओगे, शेप फैक्टर मान ले 5 कर दिया तो ये टर्म कम होता चला जाएगा, ये टर्म कम होता जाएगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 में से जितना कम सब्ट्रैक्ट करोगे ये वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। इसका मतलब ये हुआ शेप फैक्टर बढ़ाने से LP की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चल तो अब देख सकते हो मैंने जो बातें लिखाई थी यहाँ पे लिखा सकता हूँ, LP इज द फंक्शन ऑफ, LP इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, देख सकते हो फंक्शन ऑफ शेप ऑफ बॉडी, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, या और शेप फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। जो पॉइंट मैंने पहले लिखाया था वही अब बता रहा हूँ। तो शेप फैक्टर पे डिपेंड है कि नहीं है। अच्छा, फॉर गिवन लेंथ के लिए अगर बात करोगे तो फिर L पे डिपेंड नहीं करेगा, तो L तो नहीं ले सकते। दूसरा डिपेंड करेगा टाइप ऑफ लोडिंग पे, टाइप ऑफ लोडिंग। अभी तो पॉइंट लोड लिया था, हालांकि इसमें ये दिखाई नहीं पड़ेगा आपको भी,
बिकॉज अभी हमने डेरिवेशन नहीं किया दूसरे वाले का, तब समझ में आएगा आपको। तो टाइप ऑफ लोडिंग एंड और किस पे डिपेंड कर रहा था, एंड सपोर्ट कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन, एंड सपोर्ट कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन, इस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आ जाती हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब मैं एक सेक्शन लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में। फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, पॉइंट लोड उसका कहाँ पे रहता है, सेंटर में रहता है। चलो अब एक काम करते हैं, रेक्टेंगुलर का बोलो शेप फैक्टर कितना होता है, शेप फैक्टर रखोगे 1.5 या इसको बोल सकते हो 3/2। चलो इसमें हमें निकालना है प्लास्टिक लेंथ निकालना है, हिंज लेंथ। तो LP इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, LP इक्वल टू लिख सकते हैं L1 - डिवाइड बाई 3/2, या इसको लिख सकते हो L1 - 2 डिवाइड बाई 3, दिस इज कॉल्ड LP। या बोल सकते हो LP इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा L/3। तो याद कर लो, आज के बाद ये पूछा जाएगा। मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र है ना, ये L/3 लाई करेगा इन केस आप रेक्टेंगुलर बीम विथ पॉइंट लोड एज अ सिंपली सपोर्टेड। ये रिमेंबर कर लो, पूछा जाएगा, नहीं तो फार्मूला याद रखो, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसका मिल जाएगा। अब इसी चीज़ को हमको अगर समझना है तो मान लेते हैं दूसरा एक केस लेते हैं, फॉर अ आई सेक्शन के लिए समझते हैं। यही चीज़ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आई सेक्शन में, और मान लेते हैं कि इसका सिंपली सपोर्टेड है और विथ पॉइंट लोड सेंटर, विथ, ये कहानी आपको बताएगा भैया, पॉइंट लोड W एट सेंटर। जब तक ये नहीं बताएगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं सही हो पाएगा, सारी बाउंड्री कंडीशन सब बता देगा। अब इसी में फर्दर हमारे पास फार्मूला है, आई सेक्शन का शेप फैक्टर क्या होता है, आई सेक्शन का शेप फैक्टर आपका लाई करता है 1.12 से मैंने लिखा था 1.14 या 2 तक मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ज़्यादातर 1.2 तक मान लेते हैं समझने के लिए। चलो अब इसी के बीच में कोई वैल्यू आप ले लेना, तो LP इक्वल टू क्या लिख सकते हो, L ब्रैकेट 1 शेप फैक्टर, मान लेता हूँ मैं मैक्सिमम 1.2 पुट कर रहा हूँ समझने के लिए, हालांकि ये वैल्यू थोड़ा कम रखना चाहिए, मान लेते हैं 1.15 भी रख सकते हैं। चलो इसको मैं शेप फैक्टर यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, 1.15 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके बीच में लेना है, आपकी मर्जी, जो मन करे वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, ऑप्शन कुछ ऐसा बना के देगा कि आपका आंसर इसी से मैच करना चाहिए, 1.15, ठीक है। चलो कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम बता देता हूँ आपको, तो ये आ जाएगा 1.15 - 1 डिवाइड बाई 1.15, ओके। अब बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज द L, और ये आएगा आपका 1.15, ठीक। चलो एक कैलसी से मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ कि वैल्यू कितना निकल के आता है, 1.15 डिवाइड बाई 0.15, लगभग ये 7.66 के आसपास आता है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं लगभग 7.66 के आसपास। इसको जब कट करोगे, इसको इससे कट करोगे तो ये आएगा 7.66, अप्रॉक्सीमेट आएगा L डिवाइड बाई 8 के आसपास। बट आपको कई बार ऑप्शन इसका नहीं मैच करेगा, हो सकता है L/5 हो, L/6 हो, L/9 हो, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है। अगर मैं इसी को कुछ देर के लिए 1.2 मान के सॉल्व कर दूं, तब देखना आप आंसर क्या आएगा। लेट अस प्रोसीड विथ, अगर मैं इसको, हाँ, इसी शेप फैक्टर को अगर मैं देखना अभी मानूंगा 1.2, तो इसी केस में LP देखना क्या निकल के आएगा, L डिवाइड बाई 1.2, इसका आएगा L, ये आएगा 0.2, ऊपर आएगा 1.2 डिवाइड बाई 6, तो आप देख सकते हो इसका आंसर आएगा L/6। तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस तरीके के ऑप्शन हो, लेकिन परेशान नहीं होना, आपको एग्जाम में जो ऑप्शन देगा वो ध्यान रखिएगा। आई सेक्शन के केस में आपका आंसर जो लाई करना चाहिए वो L/6 से लेकर के, या L बोल सकते हो, L/9 से लेकर के L2 लेके L/5 तक आपको आंसर मिल सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। तो आपको आप एग्जाम में ध्यान देना है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा कभी कि L/6 भी दे दे, L/5 भी दे दे, L/7 भी दे दे, L/8 भी दे दे, ऐसा नहीं करेगा वो। जब ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखिएगा।
तो रोल्ड आई सेक्शन ध्यान दीजिएगा, अगर रोल्ड आई सेक्शन है तो आप आई यहाँ पे जो शेप फैक्टर की वैल्यू है मैंने बताया था कि 1.12 से लेके 1.14 तक लाई करती है, तो इसको ही आपको कंसीडर करना है, इसी के बीच में कोई वैल्यू आप ले सकते हो। तो आपका आंसर मिल जाएगा क्या? ध्यान रहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। अभी आज क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस चीज़ को समझा भी देंगे। कई बार ऑप्शन में L/5 भी होता है लेकिन L/6 नहीं दिया होता है, तो L/5 लगा के आपको निकलना पड़ता है। तो ये तो था आपका सिंपली सपोर्टेड बीम की कहानी। अब हम लोग चलते हैं कैंटिलीवर के बारे में। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी आपको अच्छे से। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है? चल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डील करते हैं कुछ और चीज़ें। अब हमारा अगला केस है, अगला केस हमारा हो जाता है फ्रेंड्स है कि हम लोग अब डील करने वाले हैं, दैट इज नेक्स्ट सेक्शन इज आपका आएगा, ये आएगा, हाँ ये आपका आएगा कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर के बीम के बारे में थोड़ा सा डील करते हैं, क्योंकि उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक पूछा नहीं कैंटिलीवर में, अभी तक यही पूछा था जो अभी तक पढ़ाया। सिंपली सपोर्टेड बीम में आई सेक्शन पूछा है, ये पूछा, अभी तक यूडीएल का भी नहीं पूछा है। तो यूडीएल का हम पढ़ा देंगे, हो सकता है कि आपका चांस रहे कि यूडीएल का क्वेश्चन आपको मिल जाए, इसलिए यूडीएल का जरूर पढ़ा देंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा यूडीएल के केस में और कैंटिलीवर के केस में डिस्कशन है। और हम लोग एक बार फिक्स सपोर्ट के लिए भी देखेंगे कि चीज़ें फिक्स सपोर्ट में कैसे वेरी करती हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के केस बड़ा आसान है, कैंटिलीवर में तो और कुछ भी नहीं करना है, बड़ा सिंपल है। क्या है उसके बारे में डील करते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है आपका वो है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम विथ लोडेड एट फ्री एंड। इस बात को एग्जाम में लिखा मिलेगा तभी आप लगा सकते हो, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, ये बीम है, ये आपने एक लोड लगा दिया, सपोज दैट डब्ल्यू एल है। आपको पता है इसका बीएमडी कैसे ड्रा करते हो, पता है ना? चल इसका बीएमडी आपको कुछ ऐसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो किसी तरीके से बनेगा, ठीक है? W इंटू एल का आएगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज लगा दीजिए m का, तो इक्वेशन लिखेंगे ए पॉइंट पे सिग्मा m इजकल टू 0, सिग्मा m a इजकल टू 0 माइनस W इंटू एल, सॉरी क्लॉकवाइज है, और ये यहाँ पे जनरेट होगा माइनस m इजकल टू 0, तो m की वैल्यू आ जाएगी W इंटू एल। तो कैंटिलीवर के केस में मूवमेंट आया W इंटू एल, हमने एंटी क्लॉकवाइज माना था, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हॉगिंग होगा, इस वजह से ये मूवमेंट क्या आएगा, निगेटिव। तो दिस इज द डब्ल्यू एल, कोई फर्क नहीं, पॉजिटिव है निगेटिव है कोई फर्क नहीं। मैंने क्या डिफिनीशन बताई थी, प्लास्टिक हैंड्स की जो डिफिनीशन होती है वो ये होती है कि आपका कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो हो जाएगा एमपी हो जाएगा, बिकॉज ये हाईएस्ट कैपेसिटी है, इसको हम लोग एमपी बोलेंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा मूवमेंट होगा उसी को एमपी बोलोगे, उससे कम वाले मूवमेंट को आप यील्ड मूवमेंट बोलोगे जो कि कहीं यहाँ लाई करेगा, दिस इज द मूवमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे एम वाई। उसके बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, एलपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लास्टिक हिंज लेंथ, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक हिंज लेंथ, क्लियर? चल इसको मैं एक्स मानता हूँ सॉल्व करने के हिसाब से। अब मैं सिमिलर ट्रायंगल लगाऊंगा, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल से अगर हम देखें तो क्या लगा सकते हो, जैसे सिमिलर ट्रायंगल लगा दो, ये थीटा बराबर कर दो, क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, एमपी है, लेंथ क्या है, टोटल एल है, तो ये जो लेंथ है टोटल, दिस इज द एल, हाउ मच, दिस इज द एल। तो हम लगाएंगे क्या यहाँ पे, एमपी 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 डिवाइड बाई एल, बिकॉज बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूँ
तब क्या आएगा, टेन थीटा आएगा एम पी डिवाइड बाई एल, पहला इक्वेशन। दूसरे वाले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाऊँ टेन थीटा, देखो बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से लगा करके ये पॉइंट तक, इसको नाम दे देता हूँ ओ ए बी। ओ ए बी में अगर आओगे तो बड़ा ट्रायंगल में लगाओगे तो एम पी डिवाइड बाई एल आएगा। छोटा वाला ट्रायंगल है, मान लेते ओ है, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, तो इस ये ट्रायंगल ओ सी डी, ट्रायंगल ओ ए बी सब में दिखा देता हूँ। टेन थीटा इजकल टू लगाओगे, परपेंडिकुलर क्या है, दिस इज द एम वाई, और इसकी लेंथ कितनी है एक्स, बट दोनों टेन थीटा क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों बराबर लिखोगे, डिवाइड बाई एक्स, ठीक। चलो इसको लिख सकते हो क्या, एम पी डिवाइड बाई एम वाई इजकल टू एल डिवाइड बाई एक्स। इसको लिख सकते हो सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर हो जाएगा एल बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल डिवाइड बाई सेफ फैक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, मेरे को चाहिए एल पी। देखो यहाँ डायग्राम में एल पी क्या हो जाएगा, अगर मैं टोटल में से, टोटल है एल, उसमें से अगर मैं एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बचा रीजन पता चल जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो रीजन है, ये जो हमने यहाँ पे डार्क कर रखा है, ये क्षेत्र हमको पता चल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, ये करेंगे, दिस इज द एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एल डिवाइड बाई सेफ फैक्टर, तो एल कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपान सेफ फैक्टर। तो कैंटिलीवर के केस में अगर पॉइंट लोड हो फ्री एंड पे, ठीक है, कैंटिलीवर के केस में अगर कोई पॉइंट लोड एट फ्री एंड हो और सिंपली सपोर्टेड अगर आपका कोई बीम है उसके बीच में पॉइंट लोड हो सेंटर पे, तो दोनों के केस में फार्मूला क्या आता है, सेम आता है। तो इसमें भी आप निकाल सकते हो फॉर रेक्टेंगुलर केस, पहला फॉर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर ले सकते हो, सर्कुलर ले सकते हो, जो मर्जी करे, ट्रायंगुलर ले सकते हो, सबका सेफ फैक्टर पुट कर सकते हो, ठीक है। और कौन कौन सा पढ़ा था, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, सब कुछ पढ़ रखा। फॉर रेक्टेंगल के लिए एल पी इजकल टू, इसका रेक्टेंगल के लिए सेफ फैक्टर कितना रखोगे, 1.5, तो ये आएगा एल ब्रैकेट में 1 अपान 1.5, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा एल 0.5 डिवाइड बाई 1.5, कैंसिल आउट 3। तो इसके केस में क्या आएगा ये, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। चलो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा ले लेते हैं, फॉर सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन सबका बता देता हूँ। सर्कुलर के केस में एल पी कितना आएगा, एल 1 माइनस 1 अपान सेफ फैक्टर, सेफ फैक्टर कितना होता है 1.7, तो एल ब्रैकेट में 1 अपान 1.7, तो एल 0.7 डिवाइड बाई 1.7, ठीक। चल इसको सॉल्व कर देता हूँ। दिस इज द हाउ मच 1.7, दिस इज द 1.7 डिवाइड बाई 0.7, ये आएगा 2.42, तो दिस इज द एल डिवाइड बाई 2.43 मान लो, तो ये आ जाता है एल पी। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको मिल जाएगा। अगला देख सकते हैं हम लोग हैं ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन के केस में सेफ फैक्टर कितना होता है 2.34 होता है, तो एल पी इजकल टू एल ब्रैकेट में 1 अपान सेफ फैक्टर, बार बार फार्मूला लिखने से हमें याद हो जाएंगी चीज़ें, 2.34, इसको लिख सकते हो एल 0.34 डिवाइड बाई 2.34, या ऐसा बोल सकते हो 2.34 डिवाइड बाई 0.34, ये आएगा 6.88, तो डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई 6.88, या आपको एग्जाम में एल अपान अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा क्या 7। तो इस तरीके से घबराना नहीं है, बस पता होना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए कई बार आपको आ भी जाएगा लेकिन आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे, 34 को इससे डिवाइड करना है, फटाफट करना होता है, एग्जाम में टाइम नहीं होता है, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए या तो याद होना चाहिए। एक तो ये लिख लिया, सर्कुलर सेक्शन हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, हालो होता है उसको नहीं करना है, हालो में तो आपको पता 1.27 होता है, कर देते हैं। चलो हालो सर्कुलर, थिन हालो सर्कुलर, इसको लिख देते हैं थिन हालो सर्कुलर, हर किसी में अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थिन हालो सर्कुलर अगर है तो एल पी इजकल टू, इसका सेफ फैक्टर आया था 1.27, तो एल डिवाइड बाई 1.27, तो आंसर आएगा दिस इज द, कितना आएगा 1.27 डिवाइड बाई 0.27, तो ये आएगा 4.7 के आसपास, तो एल ये आएगा 0.27 डिवाइड बाई 1.27, इसको डिवाइड करोगे तो एल डिवाइड बाई 4.703,
ये निकल के आएगा एल पे। ठीक, और एक केस ले सकते हैं डायमंड सेक्शन। स्क्वायर, सबका सिखा देता हूँ, स्क्वायर डायमंड सेक्शन आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस फार्मूले तो पुट करना है। जो चीज़ अभी सिंपली सपोर्टेड में इसमें कैंटिलीवर में लगा रहा हूँ, यही हर चीज़ आप अप्लाई कर सकते थे उस पिछले वाले केस में भी, तो किसी एक में दिखा देता हूँ। बाकी जब कॉमन फार्मूला है तो चाहे आप सिंपली सपोर्टेड में लगाओ और चाहे कैंटिलीवर में लगाओ, बोथ आर सेम। तो फॉर स्क्वायर डायमंड सेक्शन दैट कैन बी टेकन एज एल पी इजकल टू एल 1/, शेप फैक्टर, और शेप फैक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 आती है इसकी। चलो, तो कम से कम इसी बहाने हमारे शेप फैक्टर रिवाइज होते जा रहे हैं। इसका 2 होता है, उसका 1 पॉइंट ये होता है, याद हो जाता है। दिस इज डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा L डिवाइड बाई 2। तो दिस इज द L पे। तो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा आप निकाल के अब चले आओगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से मैंने सारा तो बता दिया। अब एक काम करिए, इसको आप पहले कॉपी करें, फिर आगे हम बताते हैं फिक्स बीम का बताते हैं, और फिर बचता है यूडीएल का बताते हैं, उसके बारे में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आसान है फ्रेंड्स, परेशान नहीं होना बिल्कुल है। सिमिलर ट्रायंगल लग रहा है, सारी चीज़ें लग रही हैं, शेप फैक्टर आपको पढ़ा ही रखा है, इसी से आपको डील करना है। चलो आगे डील कर लेते हैं हम लोग हैं। अब आते हैं हम लोग फिक्स बीम पे। देखिए, जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आता है फिर वहाँ से क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगर प्रीवियस ईयर्स ने पूछ रखा है, अगर कल को ये ऊपर नीचे कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो हम करके चले आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। आप देखोगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में आप दे रहे होगे, वहाँ पे भी मिलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें डील करते हैं। अब फिक्स बीम का पढ़ना बाकी है, और आपका बचता है यूडीएल के साथ थोड़ा एक केस बचा है, बस लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा आज। स्टील थ्योरी पार्ट तो कवर कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, वो अगले लेक्चर में मिलेगा आपको। 25 न्यूमेरिकल लगभग है मेरे पास, तो 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर देंगे। कुछ उसमें थ्योरी हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम लोग अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, अगर उतना डील कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन चांस है कि वहीं से फंस जाएगा। मैंने ईएस के क्वेश्चन ले लिए हैं, गेट के भी हैं, एसएससी जेई के भी हैं, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है हमारे पास। चलो आगे बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला केस क्या है हमारा, तीसरा, फिक्स्ड बीम विथ पॉइंट लोड एट सेंटर पे बात कर रहे हैं। फिक्स बीम है और उसके ऊपर पॉइंट लोड लगा दिया गया बीचों बीच। क्या होगी कहानी, बना देता हूँ एक बीम, ये है बीम सिंपली सपोर्टेड। चलो इसके बीच में लगाओ एक लोड W, इसको नीचे प्रोजेक्ट करो, इसका BMD ड्रा करो। देखो BMD आपको बनाना आना चाहिए, बिना BMD आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक, यहाँ पे जो मूवमेंट निकल के आता है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ। फिक्स इन मूवमेंट स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, इसको BA बोलते हैं, MBA। दिस इज WL/8 और ये भी वैल्यू आती है WL/8, MAB। माइनस की आएगी वो प्लस की आएगी। ठीक, ये एंटी क्लॉकवाइज है नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज अगर राइट साइड में रहता है, आप देख सकते हो इस बीम को हॉक कराएंगे फिक्स इन मूवमेंट, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जब ऊपर की तरफ लग जाएंगे, इसका मतलब जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनना चाहिए वो आपका निगेटिव बनेगा। तो देखो यहाँ पे सैगिंग आएगा इस पोर्शन में,
तो इसका जो डायग्राम आएगा कुछ इस तरीके से आप देख पाओगे, कुछ इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। लगभग सिमिलर मैंने बना दिया है क्लियर करके। चलो, इसकी इंटेंसिटी WL/4 रहती है, सॉरी 8 रहती है, ये निगेटिव रहेगा, ये भी निगेटिव रहेगा, WL/8, ठीक। ये सेंटर पे जो इंटेंसिटी आती है ये आती है आपकी निकल के WL/4 माइनस WL/8, सॉल्व करोगे तो आएगा WL/8। ये डिस्टेंस इसको हम MP बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे इंटेंसिटी हाई है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा वहीं पे ही आप MP लिख पाओगे, अन्यथा कहीं नहीं। यहाँ पे MP लिख सकते हो बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है, दोनों का सेम है इस साइड, ठीक है। कैसे आया इस चीज़ को समझा देता हूँ। फिक्स इन मोमेंट का डायग्राम देखो क्या बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। फिक्स इन मोमेंट जिसकी इंटेंसिटी WL/8 है, निगेटिव आएगा WL/8, ये बनेगा। बीच में ये आपका पॉइंट लोड की तरह काम कर रहा है तो उसका एक ट्रायंगुलर डायग्राम बनेगा, ये वाला BMD बनेगा, दोनों ये पॉजिटिव बनेगा और इसकी हाइट रहेगी WL/4। इसको उठाओ, इसके ऊपर रखोगे तो कुछ डायग्राम ये बन के आएगा, ये सुपर इम्पोज है तो इसको हटाना पड़ता है, ये डायग्राम बन के चला आता है। तो आप देखोगे ये वाली जो हाइट होगी ये बची हाइट होगी ना, नीचे से हमने इसको WL/4 तो ये नीचे से था, यहाँ से लेके यहाँ तक WL/4 था, लेकिन ये हाइट कितनी है WL/8 है तो ये घटानी पड़ जाएगी, तब जाके ये निकल के आ रहा था WL/4 माइनस WL/8, सॉल्व करोगे तो आएगा WL/8। क्लियर। अब ये फिक्स इन मोमेंट स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, सोम में भी पढ़ाया जाता है। सोम में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब कोई पॉइंट लोड होता है और फिक्स बीम होती है तो उसके जो इंड्स मोमेंट्स आते हैं वो WL/8 आते हैं, ठीक। चलो, सेंटर पे आपने निकाल लिया, सारी कहानी पता। अब आप बताओ टोटल स्पैन आपने इसकी L मान रखी है, सपोज दैट L मान रखी है। अब देखना, इसको समझने के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं यहाँ पे ये जोन जो है ये दिखा रहा हूँ MY मान लिया और इसको MP मानूंगा, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट मोमेंट है, यहाँ पे भी हाईएस्ट मोमेंट है, यहाँ पे भी हाईएस्ट है। तो प्लास्टिक लेंथ इसमें दो तरीके से निकल के आएगी, एक तो एंड पे निकल के आएगी और एक तो आपको सेंटर पे निकल के आएगी। दोनों चीज़ों को समझते हैं। सपोज दैट कि मैंने इसको x मान लिया, दिस इज द x मान लिया, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये होगा आपका प्लास्टिक लेंथ का। सिमिलर इधर भी होगा, तो कोई एक साइड आप निकाल सकते हो, ये भी x होगा, ठीक है। तो ये भी आप देखोगे ये वाला जो रीजन है ये भी एक प्लास्टिक होगा। उसके अलावा देखो सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, ये थीटा दोनों सेम होंगे। अब इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनना है, सिमिलर ट्रायंगल बनना है, कैसे, ये हाइट WL/4 है, ये हाइट भी WL/4 है, इसका मतलब ये थीटा क्या होगा, सेम, ये भी थीटा सेम होगा। अच्छा, इसका मतलब फिर अगर ये अगर एंगल भी समान है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये हाइट भी समान है, ये हाइट भी समान है, तो ये स्पैन भी समान ही होगी। तो ये जो स्पैन आपको दिखाई पड़ रही है वो स्पैन क्या हो जाएगी, समान। तो ये स्पैन जो बचती है ये बचती है L/2 बचेगी टोटल, ठीक। और ये जो आएगी वो L/4 आएगी। तो ये सेंटर से लेकर सिमेट्री है, बिकॉज जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, टोटल स्पैन L/4 है तो ये L/4 होगी, बीच में L/2 होगी, फिर से L/4 होगी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हो। क्लियर। चलो, अब एक काम करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं। अगर ये x है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, दिस इज आल्सो x, दिस इज आल्सो x, ये भी x के बराबर हो जाएगा। चलो, इसका मतलब ये जो क्षेत्र रहेगा ये भी प्लास्टिक के क्षेत्र में आ जाएगा। ये सेंटर पे प्लास्टिक होगा, कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। तो ये जो लेंथ आएगी ना, जिसको मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, दिस इज LP एट सेंटर, और यहाँ पे जो आएगा दिस इज रीजन, यहाँ पे जो आएगा LP एट सपोर्ट, LP एट सपोर्ट। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में कहाँ पूछा है तो इस चीज़ का आंसर बदल जाएगा। इस चीज़ का ध्यान है, फिक्स सपोर्ट पे पूछा है कि सेंटर पे पूछा, दोनों में से अगर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। एक छोटा सा ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। प्लीज़ ये चीज़ मैं बना देता हूँ बाहर से ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये लो, ठीक। मैं ट्रायंगल को, डायग्राम को यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसको मैंने क्या माना था, x माना था, ये थीटा आप मान लीजिएगा, ये MP है भाई, ये MY है, ये है मेरे लिए LP। चलो, और ये टोटल कितना था L/4। L/4 कैसे आया पता है आपको, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये सेंटर है, सेंटर का हाफ स्पैन हो गया L/2 इधर होगा, L/2 इधर होगा, क्लियर। अच्छा, ये हाइट समान है, ये हाइट समान है, ये एंगल समान है, तो जाहिर सी बात है समरूप त्रिभुज अगर लगा दोगे तो आंसर आपका निकलेगा वो L/4 ही आएगा। चाहो तो आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको प्रूव भी कर सकते हो आप, मान लेना कुछ भी डिस्टेंस मान के इसको प्रूव कर सकते हो, तो हाफ ही हाफ आएगा। अगर ये भैया हाफ है तो हाफ का आधा कितना होता है L/4, तो हाफ हाफ बच जाएगा L/4, तो ये L/4 वहाँ से आता है। चलो लगाते हैं सिमिलर ट्रायंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल। अगर हम सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल क्या लगाओगे, MP डिवाइड बाई L/4 इज इक्वल टू, देखो सिमिलर ट्रायंगल से क्या लगा रहा हूँ, MP ये tan थीटा बराबर कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं tan थीटा, मान लेते हैं tan थीटा, ये हो जाएगा MP/4। दूसरा tan थीटा अगर आप लगाओगे, ये बड़े ट्रायंगल में था, इसको OAB नाम दे देते हैं, तो ये ट्रायंगल OAB में मैंने लगा दिया। दूसरा tan थीटा लगाऊंगा, इसको नाम C, इसका नाम D, ट्रायंगल इसमें लगाओगे तो MY डिवाइड बाई X, ट्रायंगल किसमें OCD में लगा दे, दोनों बराबर कर दीजिए, दोनों tan थीटा बराबर करोगे 1 2, तो यहाँ से आएगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 दोनों को बराबर कर सकते हो। जितना बेसिक हो सकता है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। तो इसका देखो इसमें फार्मूला नहीं बन के आता, इसलिए इसको डेराइव करा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 करोगे MP डिवाइड बाई L/4, दिस इज MY डिवाइड बाई X। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, MP डिवाइड बाई MY करोगे इजकल टू, ये आएगा आपका L/4X, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया आपको, L/4X। इसको लिख सकते हो शेप फैक्टर, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, शेप फैक्टर इजकल टू होता क्या है, MP डिवाइड बाई MY, तो इसको लिख सकते हैं L डिवाइड बाई 4X, तो दिस इज X इजकल टू L डिवाइड बाई 4 इंटू शेप फैक्टर, ठीक है, शेप फैक्टर हो जाएगा। चलो X इजकल टू L/4 शेप फैक्टर हो गया। अब यहाँ से एक काम करते हैं, हमें चाहिए क्या था, यही निकालना था। मान लेते हैं रेक्टेंगुलर है, ये तो एक जनरल फार्मूला आपका निकल गया है, फार्मूला रटना नहीं है, कुछ भी बदल देगा तो परेशान नहीं होना। चलो फॉर रेक्टेंगल सेक्शन, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, शेप फैक्टर कितना लिखते हैं हम लोग हैं, शेप फैक्टर लिखते हैं हम लोग 1.5, तो इस ज़्यादातर रेक्टेंगल ही पूछता है, तो L डिवाइड बाई क्या रखोगे 1.5, तो ये हो जाएगा L डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा क्लियर। चलो अब हमारे पास यहाँ पे x मिल गया, हमको चाहिए क्या था, हमको LP चाहिए ना। चलो ये तो हो गया x की वैल्यू, LP क्या चाहिए, LP हो जाएगा L/4 माइनस x। देख सकते हो डायग्राम में, देखो ये टोटल L/4 है, x घटा दो तभी तो LP पता चलेगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो L/4 माइनस L/6, 6 4 का एलसीएम 24 और 6 माइनस 4 इंटू L, ये आ जाएगा L डिवाइड बाई 12। तो LP ध्यान रखिएगा, इस केस में अगर फिक्स बीम दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा L/12 फॉर रेक्टेंगुलर शेप। तो इस चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला परेशान नहीं होना। अगर आप इसको याद भी कर सकते हो तो ऐसे भी याद कर सकते हो L/4 बिकॉज आप सिमेट्रिकल है, तो हर पार्ट डिवाइड होगा L/4 में, और शेप फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो कम से कम। बट रटना नहीं, इसको डेराइव कर लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। क्या है यार इसमें, बस इतने तो लग रहा है बस, तो आप कर सकते हो। क्योंकि देखिए डेरिवेशन से क्या होता है, चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहती हैं, ऐसे रट के निकल जाओगे तो भूल जाता है। ज़्यादा टफ नहीं है, कोशिश करिएगा याद हो जाए। ये तो इसका बता दिया। अब एट सेंटर पे देखते हैं, प्लास्टिक हिंज लेंथ एट सेंटर, एट सेंटर। चलो सेंटर पे आ जाओ भाई, सेंटर पे आ जाओ। क्या होगा, डायग्राम देखना, ये x इधर से भी तो इधर से भी तो x होगा, सिमिलर ट्रायंगल से ये थीटा तो सिमिलर ट्रायंगल से सेम होगा, बिकॉज ये भी my होगा, ये भी my होगा। क्लियर। तो ये हमारे पास जो बचा लेंथ होगा वो ये लेंथ होगा, दिस इज कॉल्ड LP। अगर मैं टोटल L/2 है उसमें से x और x घटा दूं 2x, तो सेंटर पे हो जाएगा LP इजकल टू L/2 माइनस 2x। तो L/2 माइनस 2, x की वैल्यू आपके पास कितनी निकाल के लाए हो अभी, L/6, तो यह आएगा L/2
माइनस 2 टाइम ये दिस इज L/3। ठीक, चलो सेंटर पे इसकी वैल्यू निकल के आती है दिस। 1 मिनट वेट, 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। सेंटर पे अगर वैल्यू को कंसीडर करें तो सेंटर पे इसका जो आंसर है लगभग अप्रॉक्सीमेट आपका दिस इज़ हाउ मच कमिंग दैट, ये आपका वैल्यू आ रहा है L/6 तो सही है एकदम से। उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पे दैट विल बी वैल्यू इज टेकन एज दिस LP इज L/4 माइनस L/6। सेंटर पे अच्छा सॉरी LP L/2 निकल के आया था, दिस इज 12, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे सेंटर पे XX वैल्यू। ओके ठीक, यहाँ पे एक गलती हो गई थी इस डायग्राम में थोड़ा सा, अगर इसको x मानते हैं तो ये वैल्यू सेम आई थी एक्चुअली, तो इसको आप यहाँ पे पुटअप करेंगे LP निकल के आ जाता है। तो देखो यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकल के आई थी सेंटर पे आपने निकाल लिया था, इसका तो हमको पता हो गया, हमने यहाँ पे तो कैलकुलेट कर लिया LP निकल के आ जाए, और x अगर मैंने इसको माना My तो जाहिर सी बात है ये भी x ही आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो ये वैल्यू है ये वाली वैल्यू इसके बराबर यहीं पे होगी, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि ये वैल्यू इसके बराबर हो जाए, बिकॉज My कम रहेगा। ठीक, तो ये तो बात एकदम सही है। ओके, अगर ये x हो गया तो उधर से भी x यही आएगा डिस्टेंस, और आपको ये पता है कि जो लेंथ होती है ये लेंथ आपकी निकल के आएगी इसके बीच में। चलो ठीक है, ये भी सही है। अब हमें यहाँ पे निकालना है, हमें जो ये लेंथ है MP और My के बीच में जो लेंथ होगी उसको हम लोग कहेंगे प्लास्टिक लेंथ बोलेंगे एट सेंटर। वो गलत कहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा एक बार चेक कर लेने दो, वेट मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। L/2 माइनस 2x अगर करूँगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ L/2 माइनस x, चलो ठीक, तो यहाँ पे आपका सेंटर पे आ जाएगा L/2 माइनस 2x, एकदम करेक्ट है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। L/4 सही है। देखते हैं कितना निकल के आता है LP L/2, चलो इसको सॉल्व करते हैं। LP निकल के आ जाता है प्लास्टिक हिंज, दिस इज टेकन। एक काम और कर सकते हो, जो भी वैल्यू आई थी प्लास्टिक हिंज की वो ये इसके बराबर होगी, LP के बराबर होगी, तो 2 टाइम हम जोड़ सकते हैं। इसको इस तरीके से ना करके दूसरे तरीके से मैं कर देता हूँ। कैसे, देखो बड़ा आसान तरीके से, आपने LP तो निकाल लिया, तो LP आपने प्लास्टिक एक साइड का निकाल लिया, देखो यहाँ का LP आपने निकाल लिया, यहाँ का LP निकाल लिया, इसी LP को उठाइए, एक LP इधर हो जाएगा, एक LP यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज LP प्लस LP, और LP की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी, तो ये हो जाएगा कैपिटल LP, इसको लिख रहे हैं तो L/12, तो दिस इज L/12, तो दिस इज 2L/12, तो L/6। ठीक, तो ये आंसर निकल के आता है आपका अप्रॉक्सीमेट L/6। दूसरे तरीके से हम लोग जो कर रहे थे उसको भी देख लेते हैं, R करके शायद मुझे लग रहा आ जाएगा। L/2 माइनस 2x, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। L/2 माइनस 2 टाइम x की वैल्यू L/6, कैंसिल करोगे 3, L माइनस L/3, 6 LCM, 3 माइनस 2 L/6, तो यहाँ से भी आ जाएगा। वो मुझे याद आ रहा था कि L/12 होगा, बट वो सही था मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं लगा रहा था। ये x है तो ये भी x होगा, टोटल L/2 है, उसमें से x इधर से सेपरेट करो, x इधर से सेपरेट करो, बची हुई जो लेंथ आएगी वो आएगी क्या, L/2 माइनस 2x आएगी, x की वैल्यू L/6 है, पुट करोगे निकल आएगी। या ऐसे भी लिख सकते हो, ये आया आपका L/12, ये भी L/12 है, दोनों ही डायग्राम सिमिलर हैं, उठा के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दोगे तो ये L/12 है, ये भी L/12 है, जोड़ दोगे तो L कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो, तो चाहे आप इससे लगा दो और चाहे इससे लगा दो, ये आसान है क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, तो इसको आप लगा सकते हो। तो ये तो हो गया आपका किसका केस, ये हो गया आपका फिक्स बीम के लिए हो गया। ठीक, अब आप इसमें कुछ भी पूछ लेगा आप आराम से लगा सकते हो। ध्यान रहे ये रेक्टेंगल के लिए है, और रेक्टेंगल से ज़्यादा अभी तक पूछा ही नहीं है किसी का, मतलब ये सबसे टफ से टफ केस हो रहा है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ आज। इससे ज़्यादा टफ केस आ ही नहीं सकता, आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा कर दे कि उसमें शेप फैक्टर बदलता जाए, सब कुछ चेंज कर दे, तो डेराइव करना पड़ेगा, जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचोगे बदल जाएंगे चीज़ें। तो अगर आपको रेक्टेंगल दिया है तब तो ये याद रख के लगा सकते हो, L/12 L/6 याद रख सकता है, लेकिन यहाँ भी कल को कर दिया सर्कुलर या कोई और सेक्शन कर देगा तो आप नहीं लगा पाओगे। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में पढ़ना है कि किस प्रकार का सेक्शन है, क्या है। हालांकि इससे टफ नहीं देगा, ज़्यादातर ही केस 99% आपको रेक्टेंगल ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बीम में क्या बनाए जाते हैं, रेक्टेंगुलर। चलो
प्रैक्टिकल भी रेक्टेंगुलर बनाते हैं, पहले आप इसको कॉपी करें, फिर लास्ट केस आज का बताते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि पहले इनके बारे में हम लोग लिख लें, उसके बाद में सारी चीज़ें आगे डील करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं। एक बार क्लियर कर दूंगा, उसके बाद सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट केस है हमारा आज का, उसके बाद कुछ चीज़ें और बताएंगे आपको, फिर सिर्फ क्वेश्चन क्लास आपकी बचेगी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है अब हमारा यूडीएल का केस बचता है, लास्ट केस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट, 10 मिनट और लेना है आपको, उसके बाद क्लास ये क्या हो जाएगी, ख़त्म, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। जितना हो सकता था उतना मैंने यहाँ पे डील किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि अगर इनको समझाओगे तो समझ में आ जाती है, अगर इन्हीं चीज़ों को जल्दबाजी में पढ़ा जाओ तो फिर समझ में नहीं आता है। इसलिए थोड़ा टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार में समझ में आ जाए आपको तो बेटर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा हो जाता है अगला केस हमारा ये है कि एक आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है लेकिन लोड बदल दिया गया, तो देखना आप अभी फार्मूला बदल जाएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। फार्मूला रट के जाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, इसीलिए कहते हैं ना डेरिवेशन पे जाना चाहिए, बिकॉज डेरिवेशन से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं, इसलिए हम लोग डेरिवेशन पे इतना फोकस करते हैं। डेरिवेशन आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला केस है सिंपली सपोर्टेड बीम, जो भी केस हो, केस नंबर 3, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम with UDL and span is equal to L। चलो स्पैन क्या है, L के बराबर है। पहले तो बीम ड्रा करते हैं, उसके बाद कहानी डील करते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या लगा रखा है, एक UDL बता दिया है जिसकी इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक। इसकी स्पैन उसने बता रखा है स्मॉल l है, मान लिया। इसका BMD पहले ड्रा करो, क्योंकि BMD के बिना ही इसमें आप नहीं बता सकते कि प्लास्टिक लेंथ क्या होगी। तो ये डायग्राम है, ये हो गया इसका BMD, ठीक। ये सबसे हाईएस्ट मोमेंट कैपेसिटी पॉइंट हो जाएगा ये। इस पॉइंट की इंटेंसिटी क्या आएगी, आपको पता है कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होती है तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो निकल के आता है, उसकी जो हाइट होती है दैट इज WL² डिवाइड बाई 8। तो ये जो हाइट निकल के आएगी दिस इज कॉल्ड WL² बाई 8। चलो, तो इसकी हाइट है, इसको पॉइंट को मैं MP भी बोल सकता हूँ, दिस इज आल्सो कॉल्ड MP बिकॉज ऑफ यह सबसे हाईएस्ट मोमेंट है, इसलिए मैं इसको बोल पाऊंगा MP। अगर ये MP है तो मैं इसको भी हाइट को MP मान सकता हूँ, दिस हाइट इज आल्सो MP। क्लियर। चलो, बीच में कहीं पे ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी दिस। इसने कुछ वैल्यू दे रखा है क्या, एक मिनट वेट, इसकी जो कुछ वैल्यू दे रखी, हाँ दे रखा है, इसने MY इसको माना है। तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी MY। ये क्या है, MY। और इसके बीच का जो क्षेत्र होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, सेम इधर भी आप करोगे, सेम चीज़ इधर भी, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज़ों को लगा सकते हैं। ये जो क्षेत्र है हमारे पास, इस क्षेत्र की वैल्यू जो रहेगी, ये है दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक LP, ये हमें निकालना है LP। अब इस बार तो पैराबोला बना है, तो इस बात को समझना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन चीज़ों के बारे में हम लोग कैसे डील करें। इसको हम लोग X मानते हैं, जिसको हमें निकालना है, इसको X मानते हैं। X अगर मुझे पता चल जाएगा तो हम आसानी से सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं। चल,
इस चीज़ को समझने के लिए इसको बाहर निकालते हैं एक डायग्राम को, तभी आपको समझ में आएगा। ये है एक लाइन, इस लाइन को मैंने ऐसे ड्रा किया, देखो इसी डायग्राम को निकाल लिया, पैराबोलिक है, इसको बाहर निकालो, पलट दो, पलट दिया तो ये वाली जो लाइन हो गई एमपी वाली लाइन हो गई, तो इसको मान लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट है। या इसको दूसरे तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसको दूसरे तरीके से इसको उल्टा करके भी बना सकता हूँ, अगर मैं समझाना चाहूँ। आप देखो ये हाइट एमपी है, तो इसको आप एमपी को पलट के भी डायग्राम बना सकते थे, इसको मैं दूसरे तरीके से बना दूँ। चलो ये एक डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे, ये पैराबोलिक डायग्राम था इसलिए मैंने उसको बना दिया। ये क्या है, एमपी है, ये क्या है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है उसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है बताओ, एम वाई है, तो बची हुई वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू ध्यान देना था आपको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, क्या है, देखो ये पैराबोला कुछ इस तरीके का था, यहाँ से लेकर के ये वैल्यू एम वाई तक है, यहाँ से लेकर ये वैल्यू एम पी तक है, बट मेरे को इस डायग्राम की ज़रूरत है, ये जो छोटा सा डायग्राम है, तो ये इंटेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, दिस इंटेंसिटी इज़ हाउ मच, एम पी माइनस एम वाई, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। तो इसकी हाइट को मैं लिखूँगा क्या, दिस इज हाइट इज एम पी माइनस एम वाई, और ये वैल्यू कितनी है, दिस। चलो ओके, अब आप बताओ ये जो वैल्यू है क्या माना आपने, x माना, तो यहाँ से लेकर ये 0 पॉइंट तक आपने क्या माना, ये 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये वैल्यू क्या है, x है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की स्पैन कितनी है, l/2 है, तो ये वैल्यू हमने लिख दी l/2। ओके चलो, सारी कहानी हमारी क्लियर हो गई, एमपी भी मिल गया, चलो ये हाइट भी पता हो गई। सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला, अब ये बताओ किस टाइप का पैराबोला, दो तरीके के पैराबोला पढ़ते हो क्या, एक तो ये पैराबोला होता है जिसमें हम लोग इसको इक्वेशन लिखते थे y² = 4ax, और एक पैराबोला होता है आपका इस तरीके का x² = 4ai। तो आप बताओ इसमें से कौन सा आपका पैराबोला है, ऊपर वाला है, x एक्सिस के ऊपर वाला पैराबोला है कि y एक्सिस वाला साइड में है। तो आप देखोगे कि ये वाला पैराबोला नहीं है, ये वाला पैराबोला, चाहे आप इसको ऐसे बना दो चाहे आप इसको ऐसे बना दो, किसी भी तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से है, तो इसको हम लोग ले रहे हैं। तो हमारा पैराबोला है किस टाइप का, x² = 4ai, या इसको मैं k मानूंगा, 4a को k मान लिया, दिस इज y। इसको लिख सकता हूँ x² / y = कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दिया। उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करूँगा कि x² / y = कांस्टेंट, उस चीज़ का यहाँ पे अगर यूज़ कर लूँगा तो चीज़ें निकल जाएंगी। कैसे, x की वैल्यू देखो, इस वाले में अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल टाइप का लगा दूँ, सिमिलर पैराबोला प्रॉपर्टी लग सकती है, क्योंकि x² क्या है, y पे कांस्टेंट है, मतलब जितना x बढ़ाते जाएंगे उसी रेशियो में y बढ़ता चला जाएगा। मतलब हम यहाँ से ओरिजिन से इधर की तरफ जितना आएंगे, अगर मेरा x बढ़ेगा तो उसी रेशियो में क्या है, y भी बढ़ रहा है। देखो x की वैल्यू कुछ रखोगे y बढ़ेगा, जितना यहाँ आओ x की वैल्यू अगर 0 करोगे तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों जो रेशियो हैं वो मेंटेन रहते हैं और कांस्टेंट के बराबर होते हैं। अब देखो ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओगे तो क्या आएगा, MP / ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस चीज़ को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या, x की वैल्यू इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, y / x² भी कांस्टेंट लिख सकते हो, चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप कांस्टेंट लिख सकते हो, चाहे उसको रेसिप्रोकल कर दो या कुछ भी कर दो, सब कांस्टेंट ही रहना है। y की वैल्यू आप बताओ, यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल में जो बड़ा वाला डायग्राम बनना है, सबसे बड़ा वाला, दिस इज OAB, इसमें अगर हम देखें बड़े वाले में तो इसमें लगेगा क्या, MP, और उसकी स्पैन उस समय कितनी है, l/2 का होल स्क्वायर इजकल टू, छोटे वाले में देखो इस वाले में MP माइनस MY डिवाइड बाई, दिस इज हाउ मच, दिस इज द x²। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया हो कैसे चीज़ें, बिकॉज यहाँ पे हम वो प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने उल्टा डायग्राम को लिया। इधर से लग जाता तो हम निकाल लेते, लेकिन इधर से टिपिकल पड़ेगा, इधर से याद करना आसान रहता है, इसलिए मैंने उस चीज़ को कंसीडर किया। बिकॉज यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है, अगर थीटा यहाँ पे 0 तभी ये लगा पा रहे हो, यहाँ थीटा 0 नहीं है इसलिए नहीं लगा पा रहे थे, इसलिए ये वाला ट्रायंगल निकाल लो और प्रॉपर्टी का लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे थीटा 0 था, इस वजह से मैं यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई कर पाया, नहीं तो दूसरे वाले में नहीं लगा पाते आप। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा भाई, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, x² डिवाइड बाई L² डिवाइड बाई 4 इजकल टू MP माइनस MY डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, MP। इसको सॉल्व करते हैं, 1 आएगा, ये आएगा MY डिवाइड बाई MP,
जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एम वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एम पी। तो दिस इज हाउ मच एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट 1 माइनस, आपको पता है एम वाई अपान एम पी होता है 1 अपान एस सेफ फैक्टर, या एम पी अपान एम वाई को लिख सकते हो सेफ फैक्टर, तो इसको मैं लिखूंगा 1 अपान सेफ फैक्टर। तो सेफ फैक्टर की डिफिनेशन क्या होती है, दिस इज हाउ मच एम पी डिवाइड बाई एम वाई। तो इसको लिख सकते हैं एक्स इजकल टू एल बाई 2 प्लस माइनस चाहो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ है हमेशा प्लस में ही आएगी, 1 अपान सेफ फैक्टर, इसका मतलब है इस पर रूट लगाओ आप, तो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई, l बाई 2 पॉजिटिव लेना है बिकॉज लेंथ है, 1 माइनस 1 अपान सेफ फैक्टर। तो ये फार्मूला आपके डराइव होके चला आता है। क्लियर? चल, ये तो फार्मूला हमने डराइव कर दिया। अब फ्रेंड्स आप बताओ कि यहाँ पे x क्या इस साइड में है, x तो पूरा है, तो एक काम करते हैं, x आपने यहाँ से माना था ना, ये भी x माना था, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो LP हमारा निकल के आएगा क्या, LP निकल के आएगा क्या, l बाई 2 माइनस 2x, l बाई 2 माइनस 2x, सॉरी l माइनस 2x, l बाई 2 नहीं, l माइनस 2x, या l माइनस 2 इंटू l बाई 2, ठीक है, ये निकल के आ जाता है। या इसने एक ही साइड का पूछा था क्या, एक मिनट वेट, हाँ इसने एक साइड का पूछा था, तो 2 टाइम कर देते हैं इसको, x की वैल्यू पूछा था तो इसको 2 टाइम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक काम करो, सॉल्व करने से अच्छा है, LP इजकल टू निकल के आएगा, देखो यहाँ पे आपने इसको कितना माना था, x की वैल्यू निकल के आ गई दिस, इसको अगर हमने माना LP इजकल टू x इजकल टू L बाई 2 ब्रैकेट में अंडर रूट दिस वैल्यू निकल के आ जाती है आपकी, ठीक है। चलो ये तो x आपने यहाँ से माना था, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, इधर x हटाओ, इसको यहाँ से नहीं मानना था, ये गलती हुई है, x डायग्राम मैंने वहाँ सही मेंशन किया, यहाँ पे थोड़ा गलती हुई है, इसको मैं सही लिख देता हूँ। देखो ये x मैंने माना है, यहाँ पे सही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये भी x है, ये भी सही लिखा गया है, तो दोनों को मिला के जो लेंथ होगी LP होगी आपकी बात 2x होगी। अब क्लियर है? देखो क्या हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, मैंने यहाँ पे x सही डिनोट किया था, बस यहाँ पे गलती से इधर ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, उसमें मार्क करने में दिक्कत आ गई थी। तो x वैल्यू वही है जो इस डायग्राम से मैंने x ये वाली वैल्यू ली, वही डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो डायग्राम तो वही है, बस गलती हो गई थी, मैं शुरुआत में मार्क कर दिया था x, यहाँ से नहीं मार्क करना था। चलो अब LP क्या हो जाएगा, 2x के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम L डिवाइड बाई दिस ब्रैकेट 1 अपान सेफ फैक्टर, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो LP का आंसर निकल के आएगा, दिस इज द L ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान सेफ फैक्टर, ठीक, ये हो जाएगा। चलो एक केस ले लेते हैं, ये तो फार्मूला, अब देख सकते हो पहले जो फार्मूला पढ़ा था, अब जो फार्मूला पढ़ रहे हो उसमें डिफरेंस क्या है पता है, वहाँ पे जो फार्मूला पढ़ा था वहाँ पे रूट नहीं आया था लेंथ में, ठीक है, मतलब रूट नहीं आया था 1 अपान। अगर मैं पिछला केस बात करूँ तो पिछले केस में मैंने क्या पढ़ा था, पिछले केस में मैं आपको बताऊँ ये पढ़ा था मैंने, अगर पॉइंट लोड होता सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड, ये पढ़ा था। फर्क क्या पड़ा, L तो नहीं आ रहा, सिर्फ इसके ऊपर रूट आ गया, इसका मतलब है जैसे ही यूडीएल लगेगा, यूडीएल के केस में पैराबोलिक इक्वेशन चली जाती है बेंडिंग मोमेंट की। इस वजह से जब पैराबोलिक जाती है, जब इक्वेशन हम लोग यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगा रहे हैं, तो पहले तो सिमिलर ट्रायंगल जब लगा रहे थे तो वहाँ पे तो सीधे सिंगल स्पैन चल रही थी, यहाँ डबल स्पैन चलेगी, तो ज़्यादा अंतर है ही नहीं, कुछ याद करना है। कैसे याद करोगे, पैराबोला होता है, पैराबोला में एक्स स्क्वायर होता है, इसी वजह से जो भी आंसर आएगा उसका रूट लगा देना है, तो जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर क्या लगा देना है, रूट, बस एल को बाहर रखना है, बिकॉज ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, इसके ऊपर रूट लगा दोगे एल के ऊपर तो ये मीटर में कैसे बचेगा, वो तो मीटर रूट में आ जाएगा। भाई अगर मान ले गलती से आपने ऑप्शन में ये दे दिया तो क्या ये लेंथ जो है ना मीटर आएगी, क्या मीटर का रूट निकालोगे तो m की पावर 1/2 होगा, बट इधर की तो मीटर रहनी है, तो इसके ऊपर लेंथ के ऊपर मीटर जो है आपका नहीं लगता है, ठीक है। चलो तो इसके अंदर लगता है, तो ये चीज़ हम आपको समझा दें। चलो एक केस ले लेते हैं, किसी के केस में फॉर रेक्टेंगुलर से फॉर अ रेक्टेंगुलर बीम शेप फैक्टर कितना होता है 1.5। चलो LP बताओ इसके केस में कितना आएगा, L √1 माइनस 1 अपान 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा L डिवाइड बाई √3, तो ये आंसर आपका निकल के आ गया। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही हो गया आपका, IAS हो, गेट हो, किसी भी एग्जाम में SSC JEE हर जगह पूछ लेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको समझा दिया, एक एक करके मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया, सारी चीज़ें लगभग हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी क्लियर।
लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्लियर हो गई। ठीक है, चलो अब देखो कुछ बातें हैं जो मैं बता देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं बट हमारे सिलेबस में वो चीज़ें नहीं हैं। जैसे कई लोग मैं देखता हूँ मेरे से कई बार व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर इसका बता दीजिए। जैसे किसका बता दीजिए, पहले आप इसको कॉपी करो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, बता देता हूँ कुछ सारी चीज़ें। चल, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देता हूँ। अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब थ्योरी पार्ट तो कंप्लीट कर लिया मैंने, कुछ बातें हैं जो बता देता हूं आपको जो कि इम्पोर्टेंट हैं। चलो देखो, थ्योरी पार्ट मैंने स्टील का लगभग फुल्ली कंप्लीट कर दिया है। ठीक, जितना आपका आता है। स्टील तो पहले ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ये प्लास्टिक था, ये अलग से कुछ पार्ट था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, वो भी मैंने उतना डील कर दिया जितने में क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं। अब जैसे कुछ लोग मुझसे डाउट पूछते रहते सर कि इसका कोलैप्स लोड क्या होगा। जैसे कई बार आंसर में लेके आते हैं 16 MP/L², 8 MP/L², ये सब आपके सिलेबस में है ही नहीं। अभी तक 15 सालों में, या अभी तक 2004 से लेकर 2020 का पेपर उठा लो, 15-16 साल का, वहाँ पे एक भी क्वेश्चन इसका नहीं पूछा गया है। ये गेट ईयर्स का सिलेबस का है, तो आपको कहीं भी जब गुप्ता एंड गुप्ता या कोई भी बुक सॉल्व करते हो तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को स्किप करिए। जो आपको पढ़ाया गया है और जो आपके सिलेबस में SSC JEE के उतने ही क्वेश्चन करने हैं। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को उठा के लगाया जा रहे हो, उससे मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो ये मत सोचा करो कि जो भी गुप्ता एंड गुप्ता में दिया है सब कुछ लगा लेना है। सिलेबस देख लिया करो, SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करो, कहाँ तक वो टच करके पूछ रहा है। 2019 तक जहाँ तक उसने टच किया है उसी के आसपास ही आपको क्वेश्चन लगाने, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे फालतू में। तो इस चीज़ को छोड़ देना है कि कोलैप्स लोड कितना होगा, सिंपली सपोर्टेड केस में कितना होगा, जैसे ये सब केस होते हैं। हालांकि मैं पढ़ा देता लेकिन वो पूछा नहीं जाता तो कोई मतलब नहीं है। इस केस में ये प्रोफाइल बनती है, इसमें मान लें 4 MP 8 MP जो भी निकल के आता है, कोलैप्स लोड WU ऐसे करके निकल के आता है। ठीक है, ज़रूरत नहीं आपको, ये सब छोड़ना है, स्किप करना है। जो पूछा जाता है वो मैंने एक एक करके डील किया, लेकिन अच्छे से डील किया, ऐसा नहीं कि उसको उड़ाया है। डेरिवेशन भी किया, जैसे भी हो सकता था सारी चीज़ मैंने वहाँ पे डील कर ली। ये तो हो गया आपका इसका। दूसरी बात, अभी तक जितना स्टील आपको पढ़ाया गया है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, इतना मैं कभी भी ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता हूँ और ना ही ऑफलाइन में इतना पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो इस बार ऑनलाइन में मैंने पढ़ा दिया है स्टील को, कम से कम आपको समझिए 80 से 75-80 घंटे स्टील पढ़ाया गया है। अब ये 75 से 80 घंटे स्टील आपका ऑफलाइन में नहीं हो पाता। इसमें ऑफलाइन में आपका 50 से 60 घंटे हो पाता है। हालांकि वहाँ लिखने का टाइम दिया जाता है, जिससे कि वो क्लास भी 80-85 घंटे चली जाती है। यही क्लास अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ाता और आपको नोट करने का काफ़ी टाइम देता, सब कुछ होता, तो यही क्लास 110 घंटे निकल जाती। क्योंकि उसमें आपको 15 मिनट तो हम टाइम देते हैं कि भैया कॉपी करो, आराम से आप कॉपी करते हो, पहली बात हो। ठीक है, तो उसमें टाइम खिंचता है, तो वो टाइम तो बच गया यहाँ पे थोड़ा सा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन से ज़्यादा पढ़ाया गया। ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि आपको ऑफलाइन से कम पढ़ाया गया, बिकॉज जितने क्वेश्चन मैंने आपको स्टील के करा दिए, कम से कम 200-250 क्वेश्चन तो कराए होंगे। अब ये 200 से 250 क्वेश्चन आपको कभी भी ऑफलाइन में पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना और एक एक समझाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, थ्योरी पार्ट भी कंप्लीट करना होता है। लेकिन मैंने क्या किया, पहले आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाई, उसके बाद में मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे आप कोशिश करिए 6307887007, ये नंबर है। राहुल शुक्ला मेरा नाम है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने सारे सब्जेक्ट को आपको अलाउ कर दिया है, मैं सारे सब्जेक्ट डील कर लेता हूँ। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग नहीं डील करता हूँ। ठीक है, सोम हो, चाहे वो FM हो, चाहे उसके बाद इन्वायरमेंट हो, चाहे RCC हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे आपका इरिगेशन हो, हाइड्रोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे नहीं आता है। लेकिन अभी कुछ
बाउंडेशंस हैं जिसकी वजह से मैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ। आने वाले समय में मैं सोम को भी डील करूँगा, आने वाले समय में एफएम को भी डील करूँगा और डिटेल में डील करूँगा। अभी तक स्टील पढ़ाया था, अभी तक सोम पढ़ाया भी नहीं था, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत दिक्कत लगी हो, लेकिन मैंने कोशिश यही किया कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब तो आपने स्टील पढ़ लिया, अब सबसे आपने पढ़ तो लिया, अब आप ये देखो आपका पहले पेपर किसका लगा है, प्रीलिम्स का। तो पहले तो नोट्स तो आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा, प्री का भी क्वेश्चन लगाया होगा, मेंस का भी मेरे साथ लगा लिया होगा। अब आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। प्रीलिम्स की तैयारी कैसे पता चलेगा कि भैया प्रीलिम्स के क्वेश्चन कौन है, वो आपको एसएससी जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए, वहाँ से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, उसी मैनर में ही आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं कि जाकर के बड़े बड़े बहुत क्वेश्चन लगा रहे हो। हाँ, जब मैंने पढ़ाया था उस समय आपने लगाया था, बेटर है, उस समय सफिशिएंट है। अब आपको जो करना है वो आपको क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है, बिकॉज सितंबर में आपका जो प्रीलिम्स होगा उसमें आपकी चीज़ें ऑब्जेक्टिव ही आनी है। तो स्टील के 7-8 क्वेश्चन जो भी निकल के आएंगे, कोशिश करना है वो ऑब्जेक्टिव आपके निकलने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स अगर निकल गया तो फिर मेंस में हम लोग 3-4 महीने में तैयारी करा देते हैं अच्छे से। 3 महीने बहुत जम के तैयारी होती है, अच्छे से क्लासेस भी चलती हैं, अच्छे से टेस्ट सीरीज़ भी चलती है, टेस्ट सीरीज़ का रिजल्ट भी 2-3 दिन में आ जाता है, और टेस्ट कॉपी भी दिखाई जाती है, और टेस्ट कॉपी के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आपने यहाँ पे गलती की है। अगर आप पुराने स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, जो भी इन्होंने यहाँ पे मेंस की टेस्ट सीरीज़ दी है, वो बताएंगे आपको कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ कैसी होती है। तो द इंजीनियर्स में आपको टेस्ट सीरीज़ की क्वालिटी मिल जाएगी। 8 से 9 टेस्ट कराए थे हमने, और वो 8 से 9 टेस्टों में कम से कम 290 नंबर का पेपर मैंने एज इट इज़ फंसा दिया था। किसमें, मेंस में। इस बार का एसएससी जेईई का जो मेंस का पेपर हुआ था और मेरे पेपर मिला लेना, और एसएससी जेईई मेंस का पेपर मिला लेना, मैच करा लेना कि कितने नंबर का यहाँ से फंसा हुआ है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डेटा के साथ ही आ गए, सीधे सेम कॉन्सेप्ट पे आया, तो मतलब काफ़ी अच्छा। अभी रिजल्ट तो नहीं आया, रिजल्ट आ जाए तो और चीज़ें अच्छी पता चल जाएगी, अभी रिजल्ट आना बाकी है। आपने तो ये स्टील पढ़ लिया, अब आपको एक काम करना है, एक बार इसको ब्रॉड तरीके से रिवाइज कर लो, थोड़ा डीप में जाके रिवाइज कर लो। दूसरी बात, इसके शॉर्ट नोट्स टाइप का बना लीजिए। वैसे तो मैंने शॉर्ट नोट्स दे रखा है, मैंने शॉर्ट नोट्स आपको क्या कहते हैं, अगर नहीं मिला है तो प्लीज़ एक बार आप इस पे व्हाट्सअप कर देंगे इस नंबर पे, तो मैं वहाँ पे जिसको जिसको नहीं मिला आप एक बार अपना नाम और बोल दीजिएगा, सर मैं आपसे स्टील ऑनलाइन में पढ़ा हूँ और मेरे को शॉर्ट नोट चाहिए, तो मैं PDF आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया था, जितना स्टील था उस समय होली का सेशन था और क्लासेस का स्टील कंप्लीट नहीं था, तो मैंने खुद से होली के समय में घर पे रह के 3 से 4 दिन के अंदर मैंने वो शॉर्ट नोट्स बना लिया था और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अगर किसी के पास नहीं भी होगा, या जो लोग नए पढ़ रहे हैं इसके साथ में, तो वो अगर हमारे साथ यहाँ पे रहेंगे तो उनको जो है अवेलेबल मिल जाएगा। बस वो एक बार इस पे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं वहाँ पे उनको सेंड कर दूँगा, बता देंगे कि मैंने स्टील आपसे ऑनलाइन पढ़ा है, तो मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं पता चलेगा, तो अपने नाम के साथ ज़रूर बताइएगा, तो मैं इस पर सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है। तो वो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें मैंने सफिशिएंट अमाउंट लिख रखा है, तो आपको उसको परेशान नहीं होना। वो शॉर्ट नोट्स आप क्या करना होगा, लेकिन एक बार जो पढ़ाया गया स्टील है उसको एक बार आप ब्रॉड तरीके से रिवाइज कर लीजिए। ब्रॉड का मतलब है थोड़ा डीप में जा करके जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़ लेना, डायग्राम देख लेना, सब कुछ। जब वो एक बार समझ में आ जाए, फिर आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के बाद, मतलब एग्ज़ाम आने के पहले 15 दिन 20 दिन पहले, वो शॉर्ट नोट्स जो मैं दूंगा इस पर, उसको आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है। वो शॉर्ट नोट्स आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में निकाल देगा। जब शॉर्ट नोट्स आपके कवर हो जाएं तो उसके साथ में आप टेस्ट सीरीज भी पैरेलल देते रहिए। जो भी ऑनलाइन आप टेस्ट सीरीज देते हो उसको आप देते रहिए। तो आप टेस्ट जरूर देते रहिए, बिना टेस्ट के आपकी तैयारी अधूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है और आपका स्कोर क्या आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपको 130 से 135 स्कोर रखना है ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाए। ठीक है, वो आ जाएगा अगर आप रीजनिंग पे अच्छा फोकस करोगे। रीजनिंग 50 क्वेश्चन आता है, अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो 42-43 क्वेश्चन निकल जाता है। रही बात जीएस की, तो जीएस बहुत कम समय में ज़्यादा नंबर देके जाता है, तो 25 से 30 नंबर आपका जीएस में आना ही चाहिए। तो 40-30 कितना हो गया, 70-75 नंबर हो गया, 75 नंबर बचा टेक्निकल में इतना तो यार पढ़ ही लिए हो कि 100 में से 70-72 नंबर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट लगभग हो रहे हैं। अभी मैं इसके बाद में सॉइल को कंटिन्यू करके ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही सॉइल खत्म होगा मैं ओपन चैनल स्टार्ट करूंगा, ओपन चैनल खत्म होगा तो स्ट्रक्चर को डील करूंगा। तो ऐसा नहीं, ऑनलाइन में यहाँ पे जो भी आपका ऑफलाइन में छूट गया है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर देंगे। ऐसा नहीं कि आपके एग्ज़ाम के पहले आपका सर्वे भी कवर हो जाएगा,
3 जुलाई से शायद मुझे लगता है सर्वे भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो सर्वे के लिए परेशान नहीं होना, सर्वे भी कंप्लीट होगा। जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट होगा वो जो भी छूट गया है वो हम लोग कंप्लीट कराएंगे, ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हो तो फिर आपको कंप्लीट चीज़ें मिलने वाली हैं, उसमें कोई धोखा आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। देखिए जितने क्वेश्चन मैंने स्टील में करा दिए, आप देखोगे कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आप देने जाओगे ऑल इंडिया लेवल कोई भी एग्जाम, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से ही फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने ईएस के, गेट के, एसएससी जेई के हर क्वेश्चन को तो डिस्कस किया है। तो वो क्वेश्चन आपके डिस्कशन के अच्छे हैं, जब भी आपको मौका मिला करे तो वो क्वेश्चंस को जरूर देखा करो कि कहीं पे डाउट है। अगर आपको आता है तो बार बार मत देखिएगा, लेकिन नहीं आता है तो आप जरूर उसको बार बार देखें। उसके अलावा आप अलग से कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो आप कोशिश करें उनको प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो ये चीज़ सारी चीज़ थी। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने ऑफलाइन से ज़्यादा आपको ऑनलाइन में पढ़ाया है, इसमें मैंने कोई कमी नहीं की है। जो कन्वेंशनल क्वेश्चन मैंने लगवा दिए हैं स्टील के, मेंस के क्वेश्चन लगवा दिए हैं, अगर आप उतना भी कर लेते हो ना तो आपको एसएससी जेईई मेंस में इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, कम से कम 40-50 क्वेश्चन कराए होंगे लगभग कन्वेंशनल। वो 50 क्वेश्चन स्टील के अगर आप लगा लेते हो तो उसी में से ही मेंस का आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाएगा, उससे बाहर तो जाना ही नहीं है, ठीक है। तो वो आपको मतलब आपको मेंस में कभी भी जब करना होगा तो वो क्वेश्चन एक बार पहले जब मेंस का कभी तैयारी करना होगा तो एक बार वो क्वेश्चन जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, तब आप आगे बढ़िएगा मेंस की तैयारी में। तो स्टिल 25 से 30 नंबर आपको दे के जाएगा मेंस में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए सेशन, मैंने मतलब ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक क्लास और होगी जो कि हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मुझे बताना ये ज़रूरी था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। ये कोलैप्स लोड वगैरह के पीछे नहीं पढ़ना है, जब आता नहीं है तो पढ़ना मतलब नहीं है जेईई लेवल पे ना। जो आता था उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया, जो भी था सेफ फैक्टर ये सब पूछता था उसको मैंने अच्छे से बताया। तो यहीं तक सारी बातें रखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। नंबर मैंने आपको दे दिया, जो भी आपको लगता है डाउट लगता है क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, फ्लूइड का हो, सोम का हो, स्टील का हो, स्ट्रक्चर का हो, कुछ भी हो, मैंने सारे सब्जेक्ट बोल दिया है कि आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। सॉइल हो, कुछ भी पूछो आप, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस आप क्वेश्चन थोड़ा सही पूछिएगा, ऐसा नहीं उठ पटांग क्वेश्चन पूछ लो फालतू वाला जिसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, डेटा टाइप क्वेश्चन कम भेजना मुझे, क्योंकि डेटा ज़्यादा याद करके रख नहीं पाता हूँ कि भाई इसका इतना mm होना चाहिए, इसका इतना mm होना चाहिए। हाँ कुछ चीज़ें अच्छी याद रहती हैं, बट जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग है और बीएमसी में कुछ डेटा छोटे मोटे रहते हैं वो याद नहीं रहते हैं। बट कॉन्सेप्चुअली अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसका जवाब फटाक से आपको दे दूंगा। हर चीज़ रट के नहीं रख सकते क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस होता है, तो हर चीज़ को याद करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है ना, बस समझ के आंसर तो हम दे ही सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट और प्रिपरेशन करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।